गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स मैराथन के दूसरे एपिसोड पर, या मैं कहूं तो फाइनल एपिसोड पर, क्योंकि हमने इसके पहले एपिसोड में 4.5 घंटे की कक्षा में इकोनॉमिक्स को लगभग 70% कवर कर लिया है या 60% कवर कर लिया है। आज हम बची हुई इकोनॉमिक्स पर सारी बातचीत करेंगे, और क्योंकि आप लोगों ने उस पहले एपिसोड को इतना बेहतर तरीके से पसंद किया है कि मैं आपको सच बता रहा हूं कि आज कक्षा सच में सुबह से लगभग इस 8वें घंटे की कक्षा में शुरू कर रहा हूं, और अभी लगभग 3 घंटे और बोलना होगा तो 11 घंटे की कक्षा हो जाएगी। तो सुबह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आज स्किप कर दिया जाए, लेकिन आप लोगों का जो जोश है, उत्साह है, उसको देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ी सी तकलीफ अगर शरीर को और होगी तो कोई बात नहीं, आज के दिन थोड़ा शरीर और थक जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लाल लालियों ने पहला एपिसोड कंप्लीटली कवर कर लिया है, उन्हें जितने जल्दी हम सेकंड एपिसोड के माध्यम से इकोनॉमिक्स का रिवीजन कंप्लीट करा दे, मुझे लगता है कि उनके लिए यह सबसे बेहतरीन काम आज का हो सकता है। सभी का भरपूर स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं हम आज की कक्षा का, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण और बातें। अभी जिस तरीके से लगातार कोरोना की सिचुएशन बढ़ रही है, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सीरियस रहिएगा और चीजों को बिल्कुल हम कहेंगे कि फॉलो करते चलिएगा। मास्क हो, 2 गज की दूरी हो, सैनिटाइजर का उपयोग हो, और जितना हो सके घर के अंदर रहिएगा, क्योंकि यह समय एक खराब समय है और इसको निकलने के लिए थोड़ा और समय लगेगा, पर हम इस समय से भी निकल जाएंगे। इसलिए अभी अपने ज्यादा से ज्यादा फोकस पढ़ाई पर करिए और ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन अपने रिवीजन पर शुरुआत कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। सभी का भरपूर स्वागत है। एग्जाम रस, कल हमने इस पर कुछ मोटिवेशनल वीडियो लाने का प्लानिंग किया है। कल का क्लास मैं मोटिवेशनल सोच रहा हूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए। एक मोटिवेशनल और आस्क मी एनीथिंग, 2 कक्षाएं कल मैं लूंगा। आस्क मी एनीथिंग इस पर एग्जाम रस पे लूंगा, और मोटिवेशनल क्लास में इस पर लूंगा, क्योंकि कई लोगों की ऊर्जाओं में कमी आ रही है। कई लोगों के आसपास का माहौल उन्हें कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर रहा है। कुछ विद्यार्थियों के जीवन में कुछ थोड़े उतार चढ़ाव आ गए हैं। उन सभी को समर्पित करते हुए कल एक मोटिवेशनल क्लास और कल आस्क मी एनीथिंग, दोनों बातों पर हम बातचीत करेंगे। नेशनल सिविल सर्विस डे, आज सभी लोगों को पता होगा कि आज हम सिविल सर्विस डे मनाते हैं, तो सभी को इस सिविल सर्विस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। Greeting to all civil service personnel on National Civil Service Day. Sardar Patel ji called them the steel frame of India, and today we celebrate this fine officer for their exemplary service of the nation. 21 अप्रैल से कई सारे बैचेस बनाए गए हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 बेनिफिट हैं। आप ईएमआई के आधार पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 20 बुकलेट आपको मिलेगी, 12 महीने की जगह 16 महीने का सब्सक्रिप्शन, और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। एमके लाइव रिफर कोड यूज करते चलिए, क्योंकि इकलौते एजुकेटर है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी कराएंगे और पैटर्न तैयारी कराएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ऑप्शनल कर लेना है या पहले एथिक्स पढ़ लेना है, नहीं, पहले जीएस करना है, जैसे कि सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी करते हैं। जो रियल पैटर्न है हमें वो फॉलो करना है, इस तरीके से नहीं कि भावनात्मक रूप में आकर हमें निर्णय ले लेने हैं। जो रियल में पहले जीएस पढ़ेंगे, जीएस पढ़ने के बाद फिर निबंध पर आएंगे, फिर एथिक्स पर आएंगे, फिर ऑप्शनल पर आएंगे, तो चीजें सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़नी है। नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आप कोई भी पैक जब भी लेना चाहते, सब्सक्रिप्शन कोई भी लेना चाहते, तो एमके लाइव रिफर कोड यूज करते चलिए। इस समय अगर आप ज्वाइन करते तो आपको लगभग 4 बेनिफिट सीधे मिल रहे हैं। 12 महीने की जगह 16 महीने का सब्सक्रिप्शन, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, 10,000 रुपए की किताबें फ्री, एएमआई की सेवाएं उपलब्ध हैं, एमके लाइव और पर्सनल गाइडेंस भी मैं उपलब्ध करा रहा हूं। पहले एक बार मैं आप लोगों को सूचित करा दूं,
कई सारे विद्यार्थियों को अभी भी जानकारी नहीं है कि हमने क्या क्या कंप्लीट करा दिया है और क्या क्या कंप्लीट नहीं करवाया है। तो 1-2 मिनट का टाइम मैं आप लोगों का लूंगा, इस बात पर जरा गौर करिएगा कि हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कवर करा दिया है। कंप्लीट मतलब जिसमें हम कहेंगे कि हां सर ये कंप्लीट हो गया है। और ये सारी रिवीजन क्लासेस हैं। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कोई भी इन कक्षाओं को ऐसा मत समझिएगा कि ये रिवीजन क्लास कर ली और 10 में से 10 सवाल हल हो जाए, 10 में से 9 सवाल हल हो जाए। मैं बहुत स्पष्ट व्यक्ति हूं, आप पहले से हमें जानते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि इस रिवीजन का मकसद है कि आपके वो पॉइंट रिवीजन में न छूटे जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस रिवीजन कक्षा का महत्व यह है कि मेरे दृष्टिकोण से एक रिवीजन होना जरूरी था, आपने अपने दृष्टिकोण से 2 बार कर दिया होगा। इस रिवीजन का तीसरा बड़ा बेनिफिट यह है कि एक बार फिर से सब्जेक्ट के बारे में एक विशेष समझ, जहां कमजोरियां हो उसे मैं आपको बेहतर तरीके से कवर करा सकूं। तो लाल लालियों, अभी तक हमने क्या क्या कवर कर दिया है, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। सेल बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करा दी है मैंने, सेल बायोलॉजी पूरी कंप्लीट है। यदि नहीं देखी है तो अभी भी आप केवल सेल बायोलॉजी और मेरा नाम डाल दीजिएगा, यूट्यूब वाला खुद पहला वीडियो दिखा देगा। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करा चुका हूं मैं, मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में फैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं तो इसे रिवीजन के नजरिए से देखिएगा। जो तीसरा है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन पर एक पूरी कक्षा मैं ले चुका हूं। और 3 साल के करंट अफेयर 3 घंटे वाली कक्षा नई वाली है, ये लेटेस्ट। इसके पहले वाली भी अवेलेबल होगी, लेकिन ये लेटेस्ट वाली है जो 3 साल के करंट अफेयर है। एग्जाम रस पर मिलेगी ये, बाकी ये तीनों लेट्स क्रैक पर मिल जाएगी। कंप्लीट इकोनॉमिक्स में 4-4.25 घंटे की कक्षा हम ले चुके हैं और आज बचा हुआ पोर्शन कवर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर लगभग 3 घंटे की कक्षा मैंने कंप्लीट करवा दी है। इकोलॉजी एनवायरमेंट पर 5 घंटे की कक्षा मैंने कंप्लीट करा दी है। और लक्ष्मीकांत का कल दयन करवा दिया है, मतलब लक्ष्मीकांत की किताब को मैंने एक बार रिवीजन करके दयन करा दिया है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहां है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे ना हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। फिर से इस ऊर्जा के साथ, इस एनर्जी के साथ शुभारंभ करते हैं आज की इकोनॉमिक्स कक्षा का। इस ऊर्जा के साथ प्रारंभ करते हैं आज की इकोनॉमिक्स कक्षा का। सभी का भरपूर स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रास्फीति, जिसे हम महंगाई भी कहते हैं। पहले तो आप मेरे द्वारा समझ लीजिएगा कि करना क्या क्या है पूरा मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति महंगाई का सामान्य अर्थ है वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना, पर इसका एक और अर्थ होता है जो करेंसी है, जो रुपया है, उस रुपए की औकात, रुपए की वैल्यू, रुपए की कीमत का गिरना। सर ये कैसे क्या कि रुपए की कीमत गिर गई? आइए से बड़ा व्यवहारिक उदाहरण दिखाता हूं मैं। इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट के जैसे मत देखना, इसे अपने जीवन में घटनाओं के रूप में देखना, तो तुम्हें यह विषय बड़ा मजेदार लगेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और उस 100 रुपए से मैं ये डिजिटल पेन खरीद सकता हूं आज, पर 1 महीने के भीतर इस पेन की कीमत 140 रुपए हो गई। पर 1 महीने के भीतर उस 100 रुपए को मैंने बैंक में भी डाला तो भी वो 140 नहीं 101 रुपए बनकर आया, 102 रुपए बनकर आया मान लो। अब उस 100 रुपए की औकात कम हो गई। कैसे? क्योंकि आज वो 100 रुपए इसको खरीदने की ताकत नहीं रखता है। आज उस 100 रुपए की इतनी परचेसिंग पावर नहीं है कि इस चीज को खरीद सके। तो हम कहेंगे कि रुपए की औकात कम हो गई, रुपए की वैल्यू कम हो गई, रुपए की कीमत गिर गई। तो मुद्रास्फीति को अब जब भी परिभाषित करेंगे तो 2 तरीके से। एक तरफ आप कहेंगे कि वस्तु और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना मुद्रास्फीति है, या इसे आप कह सकते हैं कि रुपए की कीमत का गिरना मुद्रास्फीति है। इसका नाम जो रखा गया है मुद्रास्फीति, जनरली माना जाता है, जनरली देखा जाता है कि जब कहीं पर मुद्रा का प्रभाव बढ़ता, स्फीति मतलब फैलना,
तो जब कहीं पर मुद्रा का फैलना बढ़ता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, मुद्रा बढ़ती है, तो चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रा की औकात कम हो जाती है। बड़ा सिंपल सा गणित है लाल लालियो। अगर वस्तु की मात्रा बढ़ेगी, प्याज का उत्पादन बढ़ेगा तो प्याज की कीमतें कम हो जाती हैं। तो एक सामान्य सा निर्णय यह है कि अगर मार्केट में पैसा बढ़ेगा, अगर मार्केट में मुद्रा बढ़ेगी, अगर मार्केट में करेंसी बढ़ जाएगी, तो सामानों की कीमत बढ़ेगी और करेंसी की कीमत कम हो जाएगी। करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, उसे मैं कीमत कहता हूं। मुद्रास्फीति के कई कारक हो सकते हैं, पर मुद्रास्फीति 3 कारणों से होती है। मुद्रास्फीति का पहला कारण, कीमतों के बढ़ने का पहला कारण सप्लाई का न होना। जैसे इस कोरोना में आप देख सकते हैं कई सारी चीजों की कीमतें बढ़ गई क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रहा है। मुद्रास्फीति का दूसरा कारण हो सकता है कि लोगों की डिमांड बढ़ गई है। जैसे आजकल कोरोना की कुछ दवाइयों की डिमांड बढ़ गई, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, तो उसकी कीमतें आसमान छू रही है। तो या तो हो सकता है कि सप्लाई नहीं है, या तो हो सकता है कि मांग बढ़ गई है, या तो आपूर्ति में कमी आ गई है, या तो मांग बढ़ गई है, या फिर हो सकता है कि उसको बनाने का खर्च बढ़ गया है, परिवहन खर्च बढ़ गया है, मजदूरी लागत बढ़ गई, उसका रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई है, और कुछ अंतरराष्ट्रीय कारक भी बढ़ गए हैं, और उस कारण से अब उसको बनाने का जो खर्च है वो बढ़ गया, इसलिए कीमत बढ़ गई है। कीमत बढ़ने के 3 रीजन हो सकते हैं, या तो आपूर्ति कम हो गई होगी, या तो डिमांड बढ़ गई होगी, या तो लागतें बढ़ गई होगी। ये आपूर्ति का बढ़ना, मांग का बढ़ना, आपूर्ति का कम होना, मांग का बढ़ना, कीमतों का बढ़ना और कई कारणों से हो सकता है, लेकिन मुद्रास्फीति इन 3 कारणों से होती है। कोई भी तुम्हें कहे कि भाई महंगाई क्यों आई, 3 चीजें, या तो मांग बढ़ गई होगी, चेक करो मांग तो नहीं बढ़ रही है, दूसरा सप्लाई कम हुआ होगा, चेक करो, तीसरा दोनों नहीं है तो देखो बनाने का खर्च तो नहीं बढ़ गया है, इसलिए कीमतें बढ़ गई होगी। यह है कारक। मुद्रास्फीति को मेजरमेंट करने के अर्थशास्त्रियों के कुछ अपने फार्मूले हैं। वो क्या करते हैं कि एक टोकरी लेते हैं और एक टोकरी में सामान भर देते हैं और कहते हैं कि देखो भाई कुछ सामान ऐसे जो डेली लगते हैं, कुछ सामान ऐसे हैं जो महीने में एक बार लगते हैं, कुछ सामान ऐसे जो सप्ताह में एक बार लगते हैं, तो हम उन कुल मिलाकर उन सामानों की टोकरी खरीदेंगे कि आज कितने की है और पहले कितने की थी, और कंपेयर करके बता देंगे कि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। तो हम टोकरी के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन करते हैं। इसके लिए हम सूचकांक वर्ड यूज करेंगे, सूचकांक। इकोनॉमिक्स वाले लोग जब भी ऐसा मेजरमेंट करते तो थोड़ी सी हवाबाजी के लिए वर्ड यूज करते हैं सूचकांक। सूचकांक कुछ नहीं है, पहले इतने में आती थी टोकरी और अब वो टोकरी इतने में आ रही है। पहले मान लो 500 में आती थी, अब 600 में आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, 100 रुपए की कीमत बढ़ गई भाई। 500 रुपए पर 100 रुपए की कीमत बढ़ गई 500 रुपए पर। अब क्योंकि मास्टर गणित पढ़ाता है तो हम कहेंगे कि मुद्रास्फीति कीमत महंगाई की दर 20% है, एक व्यवहारिक रूप से। तो इसको सूचकांक कहते हैं। दुनिया में बहुत से सूचकांक फेमस है, भारत में 2 फेमस है, WPI, CPI। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस पर कि WPI, CPI क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या है, क्या मुद्रास्फीति खराब होती है, अच्छी होती है, और फिर आप लोगों से मैं एक निर्णय पूछूंगा कि आप लोग मुझे बताइए कि इस मुद्रास्फीति के बारे में आप लोगों की राय क्या है, कि महंगाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। फिर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के 2 लोग जिम्मेदार है हमारे देश में। एक तो भारत सरकार, जिसको हमने सरकार के रूप में बिठाया है, शक्तिशाली पद दिया हुआ है, उससे कहा है कि पूरे देश में देखना कीमतें अचानक ना बढ़ जाए, क्योंकि कीमतों का अचानक बढ़ना खतरनाक है। फिर RBI को भी बताया है, क्योंकि RBI पूरे देश में पैसों का फ्लो बढ़ाता है, तो हमने कहा भाई पैसों का फ्लो अचानक मत बढ़ा देना, नहीं तो फिर मुद्रास्फीति रहेगी। तो RBI क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, उसके कदम। और अंतिम रूप में कुछ शब्दावली जो चर्चा में रहते हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो ये रहेगी मुद्रास्फीति की समरी। आइए शुभारंभ करते हैं आज का। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं और मुद्रास्फीति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। तुम्हें जब भी कोई भी विद्यार्थी, मान लो मैं ऐसा चाहता हूं पढ़ाना, या आप इसे ऐसा समझना कि कोई गरीब बच्चा मतलब कक्षा 4 का, कक्षा 6 का, कक्षा 10 का बच्चा भी तुमसे अगर सवाल पूछे कि भाई आप बुद्धिजीवी हो,
तो आप बताओ कि मुद्रास्फीति क्या होती, तो उसे बताना दो चीजें। देखो भाई, या तो कीमतें बढ़ गई होगी, उसको भी मुद्रास्फीति कहते हैं, या फिर जो रुपए की परचेसिंग पावर थी वो गिर गई होगी, वो भी मुद्रास्फीति कहलाती है, महंगाई कहलाती है, इन्फ्लेशन कहलाता है। मुद्रास्फीति तीन कारणों से होती है, मांग प्रेरित, आपूर्ति प्रेरित और अन्य कारकों में। हम कह सकते हैं कि हो सकता है मजदूरी लागतें बढ़ गई होगी, बनाने की लागत बढ़ गई होगी। जैसे मांग कैसे बढ़ सकती है भाई, मांग कब बढ़ती है सर? जैसे अभी कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई, कभी कभी किसी वस्तु सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई। आज से 3 साल पहले कोई व्यक्ति सैनिटाइजर लगाता था तो मुझे याद है कि मैं उस व्यक्ति को कहता था कि ये कौन से रसायन लगाकर खाना खा रहा है, कितना गंदा होगा। लेकिन आज हमें आदत पड़ गई और हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, कोई व्यक्ति मास्क पहनकर आता था तो लोग कई बार देखते थे कि आतंकवादी तो नहीं है, पर आज मास्क बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई। तो कई बार कुछ चीजों की मांग बढ़ जाती है, जैसे कि त्योहारों के समय चीनी की मांग बढ़ जाती है, जैसे कि ड्राई डे के समय आप समझ गए होंगे किसकी मांग बढ़ जाती है। तो कभी कभी चीजों की मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ जाती है। लोग कहते भाई सप्लाई नहीं है, मांग ज्यादा है, तो जो ज्यादा पैसा देगा उसको देंगे। कभी कभी प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्रोडक्शन, मांग बढ़ी नहीं, लोग अभी भी उतना ही सामान यूज कर रहे हैं, मांग नहीं बढ़ी लेकिन सप्लाई ही नहीं आ रहा है। जैसे इस समय अब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के कारण कई सारी चीजों का सप्लाई ही नहीं हो पाएगा, तो लोग कहेंगे कि भाई सप्लाई नहीं है, आज ये चीज कल 5 रुपए की दे रहे थे, अभी 7 में दे रहे, लेना हो तो लो, नहीं तो कल और 9 में दे देंगे। तो सप्लाई ना होने के कारण चीजें बढ़ सकती है और कभी कभी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो इन कारणों से मुद्रास्फीति होती है। जैसे मांग प्रेरित, अब मांग कब कब बढ़ती है, ध्यान से सुनना। मांग तब बढ़ेगी जब सस्ती मौद्रिक नीति आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आरबीआई अपनी पॉलिसी में आरआर को कम कर देगी, ट्रिपल आर को कम कर देगी, सीआरआर को कम कर देगी, एसएलआर को कम कर देगी। आरबीआई की जितनी रेट होती है सब कम कर देगी आरबीआई। और अगर आरबीआई ने सभी रेट को कम कर दिया तो उसे कहते हैं सस्ती मौद्रिक नीति। क्या हमें सीखना है? सस्ती मौद्रिक नीति का तात्पर्य है आरबीआई अपनी दरों में कमी कर दे। अगर आरबीआई दरों में कमी कर देगी तो मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो लोग मांग बढ़ाएंगे, क्योंकि जब लोगों के जेब में पैसा आता है तो अधिकतर लोग खर्चा करने के लिए निकलेंगे। खर्चा करने के लिए निकलेंगे तो वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो सप्लाई उतना तेजी से बढ़ा नहीं, कीमतें बढ़ जाएगी। दूसरा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। कभी कभी सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आ जाती है, सड़क बनाने की योजना, पुल बनाने की योजना, रेलवे लाइन की योजना, बंदरगाह की योजना। उससे क्या होगा, सरकार जब योजनाएं लाएगी, सड़क बनाएगी तो सड़क बनाने के लिए मजदूर लगेंगे, सड़क बनाने के लिए कई मटेरियल लगेगा, सड़क बनाने के लिए इंजीनियर लगेंगे, कई सारी चीजों की अचानक मांग बढ़ जाएगी और इसका असर यह होगा कि वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के जेब में पैसा पहुंचेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे देश में अधिकतर राजा महाराजा जब अपने राज्य में महंगाई की जगह दुख का माहौल होता था, मंदी का माहौल होता था, महंगाई का उल्टा मंदी होता है कि लोग सामान ही नहीं खरीद रहे हैं, तो राजा महाराजा पुल बनवा लेते थे, राजा महाराजा तालाब बनवाते थे, राजा महाराजा महल बनवाते थे, राजवाड़े बनवाते थे। वो इसीलिए बनवाते थे ताकि मार्केट में पैसा जाएगा, रौनक आएगी और पैसा घूम फिर कर वापिस अपनी जगह आ जाता है। तो कई बार सरकारी खर्च अगर ज्यादा होता है तो महंगाई हो सकती है, ये बात ध्यान देना। सरकारी खर्च के ज्यादा होने पर भी महंगाई हो जाती है। काला धन, आप लोगों को तो ये अच्छा अनुभव होगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास काला धन है, लेकिन आप लोग मार्केट में भी रहते होंगे तो आपको पता चलता है कि पहले जमीनों को खरीदने के लिए आधा माल नकदी, आधा माल कैश के रूप, आधा माल कैश और आधा माल चेक के रूप में दिया जाता था। अब तो पूरा चेक होता है। तो उस कारण से क्या हो गया कि कीमतों को तेजी से ग्रोथ नहीं हो पाई। लेकिन काला धन क्या करते थे, काला धन नकदी वाले लोग, काला धन नकदी वाले लोगों को काला धन क्यों कहते हैं, क्योंकि उस धन पर सरकार को कोई पता ही नहीं चलता। ध्यान से सुनना, जब आपने कोई चीज खरीदी और चेक दिया या ऑनलाइन ट्रांसफर किया तो उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन जब आपने किसी को नगद में पैसा दे दिया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है।
जब उसका रिकॉर्ड कोई नहीं होता है तो सरकार के पास भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति के पास जो नकदी रुपया होता है वो चाहता है कि तेजी से इन्वेस्टमेंट कर दे, जमीन खरीद ले, कार खरीद ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले। सरकार ने सबको कह दिया है नकदी में एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते हो। अब उसका बेनिफिट क्या होगा सरकार को कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे लेकर कोई चीज ऐसी नहीं खरीद सकता है जो सरकार की निगाह से बच जाए। तो काला धन अगर मार्केट में बढ़ता है तो फिर चीजों की मांग बढ़ती है और कीमतें बढ़ती है। जैसे कि बिल्डरों के पास, या कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मकानों की कीमतें, जमीनों की कीमतें काले धन के कारण बढ़ गई थी। फिर प्रदर्शन प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव मतलब दिखावे में लोग, जैसे कि शर्मा जी के बेटे की शादी में बहुत बड़ा मंडप था, लोग देखते रह गए थे, तो वर्मा जी कहेंगे कि ठीक है हमारे बारी आने दो, इससे बड़ा मंडप लगवाएंगे। तो इससे क्या होगा, हर व्यक्ति दिखावे के चक्कर में ज्यादा वस्तु और सेवाओं की मांग करने लग जाता है। हमारे देश में देखना, जनरली विदेशों में जो मकान बनते उनकी छत आपको ऐसी दिखाई देगी, हमारे देश में जो मकान बनते उनकी छत ऐसी दिखाई देगी। पड़ोसी कहता है कि जितना तुमने ऊंचा बनाया होगा थोड़ा तो ऊंचा हम जरूर बनाएंगे। प्रदर्शन प्रभाव, और जब आप थोड़ा सा बेटर, थोड़ा ज्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी। निवेश में वृद्धि, कई बार ऐसा होता है कि विदेशों से निवेश इतना ज्यादा आ जाता है कि लोगों के जेब में पैसों की भरमार हो जाती है। जैसे गुड़गांव, नोएडा वाले क्षेत्र में, गुड़गांव मतलब वर्तमान का गुरुग्राम, इन क्षेत्रों में जब निवेश बढ़ने लगा तो यहां के लोगों की जमीनों की कीमतें आसमान छूने लगी मतलब महंगाई, जमीनों की कीमत बढ़ने लगी। तो वहां पर जमीनों की कीमतों की भारी वृद्धि हुई तो उसका असर क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएगी। निवेश जब वृद्धि होगी तो घाटे की वित्त व्यवस्था, इसे थोड़ा समझना। पहले क्या करती थी हमारे देश की सरकार, जब भी बजट बनाती थी और मान लो बजट में 500 रुपए की कमाई हुई और खर्चा 600 रुपए का हुआ तो सरकार कहती थी कि 100 रुपए के नोट छाप दो। जब 100 रुपए के नोट छाप दोगे तो इसका असर क्या होगा, इस 100 रुपए के नोट को एडजस्ट करने वाला प्रोडक्ट तो मार्केट में आया ही नहीं। इस 100 रुपए का जो एडजस्टमेंट है वो तो तब होता ना जब उत्पादन भी उतना बड़ा होता, पर वो 100 रुपए बगैर उत्पादन बढ़े मार्केट में घूम रहा है तो चीजों की कीमतें बढ़ा देगा। उसे कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे का हीनार्थ प्रबंधन, मतलब घाटा होने पर सरकार नोट छापने लग जाए तो उसे कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन। फिर करों में कमी, टैक्सेस अगर कम हो जाते तो लोगों के जेब में पैसा ज्यादा, मांग ज्यादा होगी। सार्वजनिक ऋण में कमी, अगर सरकार पब्लिक से लोन कम लेती है, सरकार बैंकों से लोन कम लेती है तो बैंकों में पैसा ज्यादा है, बैंकों में पैसा ज्यादा हो गया तो बैंकें लोन के कई ऑफर लाएगी तो लोग फिर ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो मांग में वृद्धि, मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ जाएगी। जनसंख्या बढ़ जाए तो मांग वैसे भी बढ़ जाती है। और निर्यात में वृद्धि, कई बार निर्यात में वृद्धि होने से लोगों की कमाई बढ़ जाती है और निर्यात में वृद्धि होने से डबल नुकसान हो सकता है। एक तो निर्यात ज्यादा हो जाने के कारण जिन लोगों ने निर्यात किया उनकी कमाई बढ़ गई और हो सकता है देश में उस सामान की कमी हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में कीमतें तो फिर आसमान छूने लग जाती है। ऐसा 1-2 बार हो चुका है कि प्याज का निर्यात किया और मालूम पड़ा कि 15-20 दिन में भारत में प्याज की कीमतें आसमान छूने लग गई। तो ऐसा कई बार होता है कि निर्यात ज्यादा करने से भी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो मांग किन किन कारणों से बढ़ सकती है, आरबीआई दरों को कम कर दे, सरकार अपने खर्च बढ़ा दे, काला धन लोगों के पास हो जाए, लोग दिखावा करने लग जाए, विदेशों से निवेश बढ़ने लग जाए, या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था, नोट छापे जाए, करों में कमी आने लग जाए, सार्वजनिक ऋण में कमी आए, जनसंख्या वृद्धि, निर्यात में वृद्धि की बात आएगी। आपूर्ति प्रेरित का मतलब सप्लाई ही कम है भाई, सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। जब सप्लाई नहीं होगा तो कीमतें तो बढ़ेगी ही। ऑब्वियसली वर्तमान के दौर में, कोरोना के इस दौर में आप लोग इस बात को भलीभांति जानते होंगे कि कई चीजों की सप्लाई न होने के कारण कीमतें बढ़ रही है। फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है, कोरोना की आवश्यक दवाइयां हो सकती है, या फिर कोई अन्य चीजें भी हो सकती हैं जिनकी मांग ज्यादा तो नहीं बढ़ी है लेकिन सप्लाई भी नहीं है और इस कारण से कीमतें बढ़ रही है। उत्पादन में हो सकता है कि कमी आई हो, कुछ बदमाश लोग कालाबाजारी करने लग जाते हैं, ज्यादा मुनाफा करने के लिए जमा करने लग जाते हैं और जब मार्केट में कमी आ जाएगी तब वो एक एक चीज निकालते हैं।
सरकार की टैक्स पॉलिसी, सरकार ने इतने कर लगा दिए कि उत्पादन करने वालों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, कहा कि हम घर बैठ रहे हैं, क्योंकि जितना भी उत्पादन करते हैं सरकार इतने टाइप से टैक्स लगा रही है कि व्यक्ति की कमाई तो टैक्स में चली जा रही है। तो उत्पादन करने वाले ने कहा भाई कोई उत्पादन करना नहीं, उत्पादन करके क्या करे, सरकार तो सब लेकर चली जाएगी, तो उत्पादन कम हो सकता है टैक्स पॉलिसी के कारण। यह बड़ा अद्भुत सा सहयोग है लाल लालियो, एक बड़ा अद्भुत सा सहयोग है। टैक्स बढ़ाओगे तो उत्पादन कम हो जाता है और टैक्स कम करोगे तो मांग बढ़ जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में मुद्रास्फीति आती है। मतलब ऐसी टैक्स की दर होनी चाहिए जिससे ना तो उत्पादन में कमी आए ना मांग बढ़नी चाहिए। कठोर मौद्रिक नीति, कठोर मौद्रिक नीति मतलब बैंक अगर, आरबीआई अगर अपनी सभी दरों को बढ़ाने लग जाए तो बैंकों से पैसा खींचने लग जाती है। बैंकों से पैसा खींच लेगी तो बैंकें लोन नहीं देगी, लोन नहीं देगी तो उत्पादन इकाइयां नहीं बनेगी, उत्पादन इकाइयां नहीं बनेगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो फिर कीमतें बढ़ेगी। इसलिए सस्ती मौद्रिक नीति लाओगे तो महंगाई आती है, कठोर मौद्रिक नीति लाओगे तो भी महंगाई आती है। लेकिन अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, कठोर मौद्रिक नीति में जनरली महंगाई कम होती है, जनरली। लेकिन अगर कठोर मौद्रिक नीति लंबे समय तक रही तो फिर महंगाई फिर आ जाएगी। मेरे पॉइंट पर जरा गौर करेंगे मेरे लाल लाली, बहुत बारीक कन से बताना चाह रहा हूं और अर्थशास्त्री जैसा सोचना जरा आप यहां पर। अब आप एक साधारण विद्यार्थी नहीं है। कठोर मौद्रिक नीति अगर शॉर्ट टर्म के लिए लाई जाए तो चीजों को कंट्रोल कर रही है आरबीआई, सब चीजों को अपनी ओर खींच लिया, पैसों को खींच लिया, मार्केट में पैसा ही नहीं, मार्केट में पैसा ही नहीं तो लोग मांग नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे तो कीमतें कंट्रोल। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रखी ना तो जो भी उद्योगपति हैं, जो भी उद्यमशील लोग हैं, जो व्यवसाय खोलना चाहते हैं, जो नया उद्योग लगाना चाहते हैं, उनका मनोबल गिर जाएगा। इसलिए कठोर मौद्रिक नीति सामान्य रूप से महंगाई नियंत्रित करती है, लेकिन यदि कठोर मौद्रिक नीति लंबे समय तक चलाई जाए तो यह महंगाई लेकर आ जाएगी, क्योंकि उत्पादन कम हो जाएगा। सरकार सब्सिडी में कमी करे, उत्पादन में गतिरोध, बिजली का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, वहां हड़ताल हो रही, हड़तालें कर रहे लोग, किसी प्रकार के और डिस्प्यूट के मामले हैं तो उत्पादन नहीं होने के कारण फिर आपूर्ति नहीं हो पाएगी। सब्सिडी, सरकार कई बार सब्सिडी नहीं देती है, सरकार रियायत नहीं देती है तो कंपनियां कहती है अगर सब्सिडी नहीं है तो हमें तो कोई मुनाफा ही नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा तो बंद कर देते हैं, बंद कर देंगे तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो आपूर्ति नहीं होगी। सब्सिडी में कमी के कारण भी हम कह सकते हैं कि महंगाई कई बार आ जाती है। इसलिए बहुत ही कारक ऐसे जो महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, उत्पादन में कमी के कारण, कालाबाजारी के कारण, सरकार की कर नीति के कारण, उत्पादन में गतिरोध के कारण, कठोर मौद्रिक नीति के कारण, सब्सिडी में कमी के कारण। यहां कठोर मौद्रिक नीति लंबे समय तक कहूंगा मैं, लंबे समय तक, लंबे समय तक। जनरली कठोर मौद्रिक नीति से महंगाई कम होती है जनरली, लेकिन लंबे समय तक। और तीसरे अन्य कारक में मजदूरी बढ़ सकती है, यातायात लागत में वृद्धि हो सकती है, कच्चे माल की कीमत बढ़ सकती है और कभी कभी जीएसटी, जैसे पहले कुछ चीजों पर 5% टैक्स था, 12% जीएसटी लगा दिया सरकार ने, 18% जीएसटी लगा दिया। अब जीएसटी लगा दिया 18% तो सिंपल सी जो चीज पहले 100 रुपए की थी टैक्स लगाकर 105 की थी, अब 18% टैक्स होने का मतलब अब वो 118 रुपए की हो गई। तो ये भी तो कीमतें बढ़ने का कारण हो सकता है। सरकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि महंगाई आ जाती है। तो मजदूरी बढ़ सकती है, यातायात की लागतें बढ़ सकती है, कच्चे माल की कीमतें बढ़ सकती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो घर में पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, घर में पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो परिवहन महंगा होगा, परिवहन महंगा होगा तो पहुंचाने का खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो महंगाई आएगी। ये वो सारे कारक है जिसके कारण महंगाई आती है। अब आते हैं मुद्रास्फीति के टाइप, कितने प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। तो बेसिकली मुद्रास्फीति का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, मुद्रास्फीति की दर के आधार पर और सरकारी नियंत्रण के आधार पर। हमारे देश में सरकारी नियंत्रण के आधार पर मुद्रास्फीति दो भागों में मिलती है, नियंत्रित और अनियंत्रित। अनियंत्रित, नियंत्रित मुद्रास्फीति का मतलब होता है ऐसी
मुद्रास्फीति जिस पर सरकार कंट्रोल करती है, कहती कि नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ने दूंगा, जैसे कि अनाज की कीमतें, जैसे कि सब्जियों की कीमतें, जैसे कि दूध की कीमतें, जो जरूरी सामान है हमारे देश में सरकार उन पर ध्यान रखती है। और अगर ऐसा बढ़ने लग जाए, जैसे गेहूं की कीमत बढ़ने लग जाए, तो उचित मूल्य की दुकानों पर सस्ता गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। चीनी की कीमतें बढ़ने लग जाए तो उचित मूल्य की दुकानों पर, राशन की दुकानों पर चीनी बेचना शुरू कर देगी। दाल की कीमत बढ़ने लग जाए तो दाल बेचना शुरू कर देगी। प्याज की कीमतें बढ़ने लग जाए तो प्याज बेचना शुरू कर देगी। उसे कहते हैं कि सरकार कंट्रोल करती है, सरकार प्रयास करती है कि कीमतें इससे ज्यादा ना बढ़े। फिर अनियंत्रित मुद्रास्फीति भी तो है हमारे देश में। कार की कीमत कितनी बढ़ रही है, एसी की कीमत कितनी बढ़ रही है, फ्रिज की कीमत कितनी बढ़ रही है, या फिर मैं कहूंगा कि मर्सिडीज की कीमत कितनी बढ़ रही है, लैपटॉप की कीमत कितनी बढ़ रही है, एप्पल के आईफोन की कीमत कितनी बढ़ रही है, महंगे कैमरों की कीमत कितनी बढ़ रही है। सरकार कभी ध्यान नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने अनियंत्रित कहा है कि भाई मैं नहीं कहूंगा उसमें, क्योंकि वो सब लोगों के लिए जरूरी नहीं है और ऐसा नहीं है कि उसके बगैर जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा। तो जिन सामानों पर सरकार कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, अनियंत्रित मुद्रास्फीति का क्षेत्र है वो। और जहां सरकार कदम उठाने लग जाएगी उसे नियंत्रित मुद्रास्फीति के अंतर्गत लेकर आएंगे। पर लाल लालियो मुद्रास्फीति की दर के आधार पर मुद्रास्फीति कई प्रकार की होती है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति नाम से देखना, रेंगती हुई बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति में कीमतें 1 से 2% बढ़ती है मेरे लाल लालियों। ये अच्छी होती है उन देशों के लिए जो विकसित देश है, क्योंकि विकसित देशों में लोगों को सेविंग खाते में पैसे ब्याज नहीं मिलते हैं, तो भाई जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको कुछ तो मुनाफा हो। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्लिपिंग इन्फ्लेशन विकसित देशों में मिलता है जहां कीमतें धीमे धीमे बढ़ती है बहुत। वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति, यहां पर कीमतें 4 से 6% बढ़ती हैं। यह विकासशील देशों के लिए अच्छी होती है। यह विकासशील देशों के लिए क्यों? देखो मेरा लॉजिक ध्यान से सुनना। कीमत कितनी बढ़नी चाहिए? कीमत कितनी बढ़नी चाहिए? मान लो किसी ने आपसे पूछा कि आप बहुत यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जरा बताइए कीमत कितनी बढ़नी चाहिए, तो आंसर क्या है? भाई मान लीजिए 2 लोग हैं, मोहन और सोहन। मोहन के पास भी 1 लाख रुपए है, सोहन के पास भी 1 लाख रुपए है। मोहन ने कहा चलो बैंक में एफडी बना लेते हैं। मोहन ने 1 लाख की एफडी बना दी 1 साल की। 1 लाख रुपए पर 7% का ब्याज, मतलब 7,000 रुपए वो कमा लेगा। तो अब मुझे बताना, सोहन ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, रिस्क लिया, काम किया, उसको बेहतर तरीके से स्थापित किया, प्रतिस्पर्धा की, दिन रात ना सही थोड़ा बहुत तो काम किया होगा। तो मेरी राय है कि जितना उस मोहन ने आराम करके कमाया, एटलीस्ट उससे ज्यादा तो इसकी कमाई होनी चाहिए, उससे ज्यादा तो उसने कमाना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसलिए जब भी हमसे कोई पूछे तो भाई जो बचत खाते में या फिर एफडी करके कोई व्यक्ति कमा रहा है, लगभग उससे ज्यादा कमाई निवेशकर्ता की होनी चाहिए। इतनी महंगाई होनी चाहिए। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति 20-30%। अच्छी नहीं है ये मुद्रास्फीति, किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं, किसी भी देश के लिए नहीं। देखो क्यों? क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा हो जाती है तो लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का खर्च बढ़ जाता है। जीवन जीने का खर्च बढ़ता है तो गरीब लोगों के पास पहले से ही कम चीजें हैं, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए ये खतरनाक है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है हाइपर इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं डंस मारती हुई मुद्रास्फीति। डंस मारती हुई मुद्रास्फीति मतलब ऐसी मुद्रास्फीति जिसमें कीमतें आसमान छू रही होगी। 100%, 500%, 1000% कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसी मुद्रास्फीति पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भूकंप के झटके जैसी होती है। जैसे जमीन पर झटके आने से जमीन हिलती है,
वैसे अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन एक भूकंप की तरह होता है जो अर्थव्यवस्था के कई सेक्टरों को तबाह करके चला जाता है, तबाह करके। इसलिए यह मुद्रास्फीति खतरनाक है क्योंकि कई सारे लोगों की न केवल और केवल अपनी बचतें खत्म हो जाती हैं, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास संसाधन जमा हो जाते और बाकी लोगों के पास संसाधन बिल्कुल भी नहीं रह पाते। आय की असमानताएं बढ़ जाती हैं, कई प्रकार की समस्याएं देश में उत्पन्न होती है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति 2% से कम कीमतें बढ़ती है, 2 से 10% ये अच्छी होती है विकासशील देशों के लिए। बहुत तेजी से कीमतें बढ़े और हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सरकारी नियंत्रण में नियंत्रित मुद्रास्फीति अनाज, सब्जी, फसलों के क्षेत्र में भारत में सामान्यतः मिलती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति महंगाई पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मुख्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह पाई जाती है। उन देशों में जहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, वहां इसी प्रकार की मुद्रास्फीति मिलती है। श्वेत वस्तुओं के क्षेत्र में यह पाई जाती है। श्वेत वस्तुएं क्या होती है सर? श्वेत वस्तुएं, लाल लालियो शब्द सुनिएगा, शब्द सुनने हैं। व्हाइट थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जिसे लोग दिखावे के लिए उपयोग करते हैं। जैसे मोबाइल तो कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन लोग एप्पल का लेंगे। व्हाइट थिंग्स हवाबाजी के लिए, पहनने के लिए तो कोई भी घड़ी पहनी जा सकती है, लेकिन लोग राडो की घड़ी पहनेंगे हवाबाजी के लिए। चलाने के लिए तो कोई भी बाइक चलाई जा सकती है, लेकिन लोग बुलेट लेंगे। तो जो श्वेत वस्तुएं होती है, सरकार उन कीमतों को कंट्रोल नहीं करती। सोना, चांदी, पेट्रोलियम, ध्यान से सुन लेना, पेट्रोलियम की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। 2014 से पहले हमारे देश में पेट्रोल की कीमत सरकार नियंत्रित करती थी, लेकिन 2013-14 से ही पेट्रोल की कीमतों को बाजार पर छोड़ दिया गया है। मतलब सरकार उस पर कंट्रोल नहीं करेगी, अनियंत्रित। पहले इसलिए करते थे क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि पेट्रोल उन लोगों के द्वारा खरीदा जाता है जिसको सरकार का संरक्षण मिलना चाहिए। पर बाद में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जिसके पास बाइक है वो गरीब तो है नहीं, तो उसको सब्सिडी देने की जरूरत नहीं। इसलिए पेट्रोल डीजल पर सरकार ने सब्सिडियां बंद कर दी और बाजार पर छोड़ दिया कि जैसी कीमत बाजार तय करेगा उतनी कीमत पेट्रोल की देनी पड़ेगी। मुद्रास्फीति को मापने के सूत्र आते हैं। मुद्रास्फीति 2 तरीके से मापी जाती है। पहले तो हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति। सर ये क्या होता है? हेडलाइन का मतलब है खाद्यान्न, ईंधन, विनिर्माण, सेवा, सब कुछ का ओवरऑल एवरेज क्या आया, उसे कहते हैं हेडलाइन। हेडलाइन मतलब एक सामान्य महंगाई जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जब कहे कि भाई बिस्किट लेकर आओ, तो उसका मतलब होता है पार्ले जी, जनरल बात होती है। तो जब कोई कहे महंगाई, जब कोई कहे मुद्रास्फीति, जब कोई कहे इन्फ्लेशन, तो वो कौन सा इन्फ्लेशन बोला जा रहा है? हेडलाइन। हेडलाइन का मतलब ओवरऑल महंगाई। लेकिन कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर क्या है भाई? देखो, खाद्यान्नों की कीमत और ईंधन की कीमतों में दिन प्रतिदिन का उतार चढ़ाव होता है। खाद्यान्नों की कीमत और अनाज की कीमतों में, ईंधन की कीमतों में दिन प्रतिदिन का उतार चढ़ाव होता है। और जब दिन प्रतिदिन का उतार चढ़ाव होता है ना लाल लालियों, तो आज अगर कीमतें अचानक बढ़ गई तो घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कल कीमतें कम हो जाए, क्योंकि वह बहुत तेजी से बढ़ते और घटते हैं। इसलिए हम उसको छोड़कर, खाद्यान्न और ईंधन की महंगाई को छोड़कर बाकी चीजों की महंगाई जब निकालते हैं, विशेष करके विनिर्माण वस्तुओं की, तो विनिर्माण वस्तुओं की कीमतें इतनी तेजी से नहीं बढ़ती हैं और इसीलिए हम कहते हैं उसे कोर मुद्रास्फीति। यदि खाद्यान्न और ईंधन की मुद्रास्फीति छोड़कर बात करें लाल लालियों, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस मुद्रास्फीति को कहेंगे कोर मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को मापने के लिए WPI का उपयोग किया जाता है, भारत में CPI का उपयोग किया जाता है। ये कई देशों में किया जाता है, लेकिन भारत में नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि अब भारत में भी इसे शुरू कर देना चाहिए। भारत में IIP है, इनका प्रायोगिक तौर पर उपयोग किया जा रहा है।
पर भारत में मेनली जब भी महंगाई का मापन करते तो इनके द्वारा, मापन करने का मतलब टोकरी ले लीजिए, उस टोकरी में सामान खरीद लीजिए, आज का सामान टोकरी का कितने का आया, पहले टोकरी का सामान कितने का था, और उसके आधार पर बता दीजिए कि कीमतें कितने से बढ़ गई हैं या कीमतें कितने से कम हो गई हैं। इसी को सूचकांक के रूप में कहेंगे। पहला है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब आपको इसके नाम से समझ में आ गया होगा, होलसेल प्राइस मतलब हम यहां पर जो टोकरी का सामान खरीदने जाएंगे तो हम किसी रिटेलर की दुकान पर नहीं जाएंगे, हम होलसेलर की दुकान पर जाएंगे। होलसेलर से पूछेंगे पहले तुमने इतने में बेचा था साबुन का कार्टून, अब कितने में बेच रहे हो। हम कहेंगे कि होलसेल वाले ने कीमतों में कितनी वृद्धि की है, वो WPI से पता चलेगा। CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सामान्य सा मतलब है मेरे लाल लालियों कि रिटेलर कितने में बेच रहा है, कस्टमर को कितने में मिल रहा है, पहले कस्टमर को इतने में मिलता था अब कितने में मिल रहा है, तो वो है कंज्यूमर। और तीसरा होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। एक्चुअली होलसेलर के पास जब हम जाते हैं ना तो कई बार टैक्स बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ती है, क्योंकि होलसेलर के पास जब कोई चीज पहुंची होगी तो उसमें टैक्स जुड़ गया होगा, टैक्स जुड़ गया होगा ना। होलसेलर के पास जब कोई सामान पहुंचा होगा तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स GST जुड़ गया होगा। एक्चुअली अर्थशास्त्रियों का मानना है कि टैक्स के आधार पर कीमतें बढ़े उसका तनाव मत लो, क्योंकि सरकार डायरेक्ट कंट्रोल कर लेगी, टैक्स कम तो कीमतें कम सीधी हो जाएगी, उसको मत देखो। प्रोड्यूसर को देखो कि प्रोड्यूसर ने उसे कितने में बनाया था, तब तुम्हें रियल पता चलेगा कि क्या प्राइस बढ़ रहा है या नहीं। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हमारे देश में अभी कैलकुलेट नहीं होता है। इंडस्ट्री के लिए भी हम निकालते हैं कि उद्योगों में क्या माहौल है, क्योंकि माना जाता है कि यदि कीमतें बढ़ रही है तो उद्योगों में माहौल अच्छा है, और माना जाता है कि उद्योगों का प्रसार होगा, इसलिए हम IIP निकालते हैं उद्योगों के लिए कि उद्योगों का माहौल पता चले, औद्योगिक सामानों की कीमतों का पता चले, और औद्योगिक क्षेत्र में महंगाई कितनी है वो भी पता चले। इस क्षेत्र में यदि महंगाई नहीं है तो यह माना जाता है कि देश में मंदी आ सकती है, इसलिए इस क्षेत्र में महंगाई होनी चाहिए। फिर नेशनल इनकम डिफ्लेक्टर एक और फार्मूला है, GDP की मदद से हम महंगाई को निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आते लाल लालियो WPI, अभिजीत सेन समिति की अनुशंसा पर 2009 से प्रकाशन। इसका मतलब पहले क्या नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन टोकरी में सामान हर 5 साल में 10 साल में बदला जाता है। तो अभी जो टोकरी WPI निकालने के लिए बनाई है, ये टोकरी किस महोदय ने बनाकर दी है, अभिजीत सेन समिति ने। वाणिज्यिक औद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय, मतलब वाणिज्यिक और औद्योगिक मंत्रालय के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है, मासिक आधार पर जारी है। 2011-12 आधार वर्ष है। ये आधार वर्ष क्या है, हम आज जो कीमतें निकालेंगे वो 2011-12 के कंपैरिजन में निकालेंगे। हम आज जो वस्तुओं की कीमतों को चेक करेंगे वो 2011-12 की तुलना में चेक की जाएगी, ताकि हमें पता चले कि कीमतें कितने से बढ़ रही है। वर्तमान में WPI टोकरी में 697 वस्तुएं हैं। मैंने बताया था ना, एक टोकरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि साबुन भी लगता है आदमी को, सब्जी भी लगती है, टमाटर भी लगता है, जूते भी लगते हैं, कपड़े भी लगते हैं, खाने का तेल भी लगता है, हो सकता है मकान का किराया भी होता है। इन सभी चीजों की कीमतों को मापना पड़ेगा ना। सरकार क्यों मेजर कर रही है, ताकि सरकार को पता चले कि मार्केट में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, अचानक कीमतें तो नहीं बढ़ रही है, नहीं तो फिर जनता को तकलीफ होगी। जनता को तकलीफ होगी तो सरकार अगले चुनाव में जब वोट मांगने जाएगी तो सरकार को हटा दिया जाएगा। तो सरकार का दायित्व है कि वो चेक करता रहे, बार बार फार्मूले अप्लाई करके चेक करता रहे कि चीजों की कीमतें अचानक तो नहीं बढ़ रही है। हमारे देश की RBI का भी तो यही काम है ना, कि हमने इतनी बड़ी संस्था बनाकर रखी है, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को रखा है, तो इन चीजों को कैलकुलेट करते देख सके ना, क्योंकि एक सामान्य नागरिक क्या क्या कर लेगा। तो हमने इस तरीके के सूचकांकों को बनाकर रख दिया है। 2011-12, यहां मैं एक थोड़ा सा गणित आपको बताना चाहूंगा, जरा मेरी बातें ध्यान से सुनना। अब जैसे 2011-12 की तुलना में हम कीमतों का परिवर्तन निकालेंगे। अब मान लो कि मैंने
आज कहा कि आज हमारे देश में WPI मान लेते हैं कि 5% है, मान लेते हैं WPI का मान 5% आया। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप क्या समझे, 2011-12 की तुलना में कीमतें 5% से बढ़ी, पिछले वर्ष की तुलना में कीमतें 5% से बढ़ी, आज कीमतों में उछाल 5% का है या कोई नहीं। ये जरा मैं जानना चाहूंगा कितने लाल लाली, देखना ये बड़ा हवाबाजी का पॉइंट है, हवाबाजी कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, मतलब आज ध्यान से सुनना, तो किसी के सामने भी हवाबाजी कर दोगे कि बताओ बेटा तुम बहुत इकोनॉमिक्स जानते हो, जरा देखो हमारी बात को। अधिकतर लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। हवाबाजी का मतलब होता है सबके सामने चार बातें ज्यादा बोलना, हवाबाजी का मतलब। कई लोग पूछ रहे सर हवाबाजी का मतलब क्या होता है, तो सबके सामने चार बातें ज्यादा बोल देना। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, रियली बता रहा हूं, यह आपको बड़ा मजा कर देगा। इसका मतलब है बी, अधिकतर लोग ए सोचते हैं, कई लोगों ने ये कहा है, इसका मतलब है बी। ध्यान से सुनना लाल लालियो, 2011-12 एक आधार वर्ष होगा, 2011-12 एक आधार वर्ष होगा, लेकिन आज पहली बार पता कर चलेगा कई लोगों को, आज पहली बार, कई बार पढ़ा हो इकोनॉमिक्स, लेकिन आज पहली बार पता चलेगा कि पहले तो पिछले साल को पकड़ लीजिए, 2019-20, 2019-20, 2019-20 और 2020-21। तो पहले 2019-20 की कीमतों को निकाला जाएगा कि क्या कीमतें थी, वो इस आधार पर ही निकाली जाती है, और ये भी इस आधार पर निकाली जाती है, और फिर देखा जाता है कि अब हम कीमतों में कितना चेंजेस हो रहा है। और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि पिछले वर्ष की तुलना में कीमतें बढ़ी है। 2011-12 केवल एक आधार है, लेकिन वो पिछले वर्ष की तुलना में कीमतों की वृद्धि को बता रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर कितनी वस्तुएं हैं, जरा तेजी से कमेंट्स करिएगा। 697, याद कैसे रखोगे, 697, 697, इधर ध्यान से सुनना, WPI में 697 याद रखने का तरीका, WPI में 697 याद रखने का तरीका, बताइए लाल लालियो, 697 कैसे याद रखोगे? क्योंकि ये कई बार कुछ गंदे पीसीएस वाले, यूपीएससी नहीं पूछेगा, पर गंदे पीसीएस वाले नंबर भी पूछ लेते हैं कि WPI में कितने वस्तुओं को रखा गया है। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है, या मैंने याद ऐसे करवाया है, 700 में 3 की कमी। 3 ही क्यों भाई कम? क्योंकि WPI में 3 अक्षर हैं, CPI में 3 अक्षर हैं, PPI में 3 अक्षर हैं, तो इन सभी में 3 अक्षर होने के कारण 700 में 3 की कमी। और 7 टोकरी क्यों, 700 ही क्यों? 7 तो फेमस है, 7 महासागर कहा जाता है, 7 महाद्वीप कहे जाते हैं पुराणों में, 7 का अपना ही महत्व है, 7 रंग है, 7 सुर है, तो 700 वस्तुएं और उसमें 3 की कमी, 697, मैंने इसे ऐसे याद किया है।
तो 697 आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट टोटल तो याद होना चाहिए। इसमें प्राथमिक वस्तुएं 117 हैं, इसमें ईंधन और शक्ति वाली 16 वस्तुएं हैं, और इसमें विनिर्माण वाली 564 वस्तुएं हैं। यहां एक और पॉइंट, ये भारांश क्या है? भारांश भारांश का मतलब होता है ना कि भाई हर वस्तु का बराबरी का महत्व थोड़ी है भाई। एक साबुन और रोटी, इनको बराबरी का तो इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा सकता है ना। जूता और अनाज, इसको बराबरी का इंपॉर्टेंस तो नहीं दिया जा सकता है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी कीमतों का बढ़ना ज्यादा असर डालता है, कुछ की कीमतों का बढ़ना कम असर डालता है। तो वेटेज का मतलब क्या है कि भाई उसका प्रभाव हम इस WPI मापन में कितना लेंगे, उसके परिवर्तन को हम कितना महत्व दे रहे हैं। तो इस WPI ने बदमाशों ने क्या किया है, विनिर्माण वस्तुओं को सबसे ज्यादा वेटेज दिया है और सबसे कम वेटेज ईंधन को दिया है। और अगर हम बात करें तो भोजन का भी वेटेज कुछ ज्यादा नहीं रखा है। मतलब WPI मेजर करने वाला अर्थशास्त्री ये मान रहा है कि जब भी कीमतों में, विनिर्माण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी तो उसका प्रभाव जीवन पर ज्यादा पड़ेगा। और इसी कारण से WPI के मेजरमेंट में हम इनकी बातों में भारांश दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो WPI, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, WPI अभिचेत सेन समिति के अनुशंसा पर मंत्रालय, वाणिज्यिक औद्योगिक मंत्रालय, मासिक आधार पर जारी किया जाता है। 2011-12 आधार वर्ष है। 697 टोकरी में वस्तुएं हैं, प्राथमिक 117, ईंधन शक्ति की 16 वस्तुएं, विनिर्माण 564, सबसे ज्यादा वस्तुएं विनिर्माण की हैं, सबसे ज्यादा वेटेज भी उसी को दिया गया है। सबसे कम वस्तुएं ईंधन शक्ति के, सबसे कम वेटेज भी उसी को दिया गया है। और 117 वस्तुएं प्राथमिक है जिन्हें 22.62 का वेटेज दिया गया है। WPI का एक ड्रॉबैक है। WPI का ड्रॉबैक क्या है भाई? WPI ने सेवा क्षेत्र की महंगाई तो बताई नहीं, ये WPI सर्विस सेक्टर का महंगाई तो बता ही नहीं रहा है। और जबकि सर्विस सेक्टर की महंगाई ज्यादा बढ़ रही है भाई, एजुकेशन महंगा हो रहा है, हेल्थ महंगी, डॉक्टरों की फीस महंगी हो रही है, जो होटल है वहां पर चीजें कीमतें बढ़ रही हैं। तो सर्विस में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही, सर्विस में कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सर्विस की कीमतों का लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो WPI का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो सर्विस क्षेत्र की महंगाई नहीं मेजर करता है। और WPI का एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है लाल लालियो, और वो ड्रॉबैक क्या है WPI का? यहां पर WPI में जो प्राथमिक वस्तुएं हैं जिसका जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसका वेटेज ही ज्यादा नहीं है। और WPI में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोक कीमतों में जनरली परिवर्तन उतना नहीं होता है जितना कि खुदरा कीमतों में। किसान आज भी आलू, प्याज, टमाटर जब मंडी में बेचता है तो वो महसूस करता है कि कीमतें तो बढ़ी नहीं है, पर जब तक वो कस्टमर के पास पहुंचती तो कीमतें बढ़ जाती है। तो WPI जिस जगह मेजरमेंट किया जा रहा है वहां का सही आंकड़ा, मतलब वास्तविक रूप में लोगों को प्रभावित नहीं करता। फिर WPI मेजर क्यों कर रहे हैं? क्या वो पागल लोग हैं? मैं ही बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बन गया? वो नहीं। WPI मेजर करने से ये पता तो चल जाता है कि शुरुआती जगह पर इतनी महंगाई है, और अगर ये पता चल गया कि शुरुआती जगह पर इतनी महंगाई है तो अंतिम जगह कस्टमर तक, क्योंकि होलसेल प्राइस से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, तो कस्टमर तक जब तक चीजें पहुंचेगी सरकार कुछ तो कदम उठा लेगी। तो शुरुआती जगह पर ही अगर पता चल जाए कि कितनी महंगाई है तो हम कंट्रोल कर पाएंगे। और इसीलिए इसको मेजर किया जाता है। फिर है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, विकसित देशों में, कई देशों में इसका उपयोग किया जाता है।
भारत में भी दबाव डाला जा रहा है कि इसको शुरू कराइए। भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी, समिति ने कहा है कि डायरेक्ट इसको मत कराइए, क्योंकि आंकड़ों का हेरफेर होगा तो लोग घबरा सकते हैं, नीतियां नीतियां बनाने में दिक्कत आएगी। क्योंकि जब हम नई मेथड लेकर आएंगे तो नए डाटा आएंगे, नए डाटा आएंगे तो नए परिणाम आएंगे, नए परिणाम आएंगे तो सरकार की नीति बदलनी पड़ेगी, आरबीआई को नीति बदलनी पड़ेगी, और मालूम पड़ रहा है कि वो डाटा ही उस तरीके का सही पेश नहीं कर पाए। तो बहुत सोच समझ के मेथड बदलनी पड़ती है। गोलदार समिति की अनुशंसा पर सितंबर 2014 में पीपीआई को मानने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि पीपीआई लागू न करने के बजाय डब्ल्यूपीआई में सुधार करने का सुझाव दिया। पीपीआई में वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है तो डब्ल्यूपीआई में भी करवा दीजिए। यदि वस्तु और सेवाएं उत्पादन की जगह छोड़ देते तो उसे आउटपुट पीपीआई कहते, यदि वस्तुएं और सेवाएं प्रक्रिया में प्रवेश करते तो उसे इनपुट पीपीआई कहते। मतलब अगर कोई सामान उत्पादन की जगह छोड़कर अब कस्टमर तक पहुंचने के लिए गया है तो वो आउटपुट प्रोड्यूसर कहलाएगा कि भाई आउटपुट कीमत इतनी आई है, और हो सकता है कि अभी उससे कोई और चीज बनेगी तो उसे इनपुट पीपीआई कहते हैं। पर हमारे देश में ये है नहीं। डब्ल्यूपीआई लेन देन के बिंदु पर है, लेकिन पीपीआई वास्तविक रूप में उत्पादन की जगह पर है। डब्ल्यूपीआई में मूल्य परिवर्तन के साथ कुछ कर भी जुड़े होते हैं, जबकि पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में कोई टैक्स होता ही नहीं, क्योंकि जहां प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है उसे बनाने का कितना लागत आया है। पीपीआई में आयात निर्यात भी मापा जाता है, डब्ल्यूपीआई में नहीं होता है। डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं की महंगाई पता चलती है, जबकि पीपीआई में वस्तु और सेवाओं की। इसलिए पीपीआई को ज्यादा बेटर मानते हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी भी निर्णय लिया है कि हम डब्ल्यूपीआई को ही स्वीकार करेंगे। डब्ल्यूपीआई का महत्व क्या है? डब्ल्यूपीआई के आंकड़ों के आधार पर सरकार अपनी नीतियां तय करती है। आरबीआई डब्ल्यूपीआई के आधार पर नीतियां नहीं तय करती है, लाल लालियो। आरबीआई अब अपनी नीतियां तय करती है सीपीआई के आधार पर। आरबीआई ने जो वादा किया है कि हम टारगेट रखते हैं कि हमारे देश में महंगाई हम इतनी नहीं, इससे ज्यादा नहीं होने देंगे, मतलब 2 से 6% महंगाई रहेगी, तो वो डब्ल्यूपीआई की वैल्यू का टारगेट नहीं है, वो सीपीआई की वैल्यू का टारगेट है। 2012 से पहले सीपीआई 4 प्रकार का होता था। सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर एडब्ल्यू, सीपीआई रूरल वर्कर, और सीपीआई चौथा निकाला जाता था शहरी और शारीरिक कर्मचारी, मतलब जो मजदूरी करते होंगे, अर्बन वर्कर के आधार पर। लेकिन 2012 के बाद इसको तो निकालते हैं केवल सरकारी डाटा के लिए, लेकिन अब मेनली निकाला जाता है सीपीआई 3 प्रकार का, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। 2017 के बाद आधार वर्ष 2012 हो गया है, और आधार वर्ष 2012 करने के साथ मेथड में भी कुछ बदलाव आया है, वो भी देखते हैं कि क्या है। ध्यान से देखना, इनकी भी टोकरी है और उस टोकरी में अलग अलग सामान है। इनके सामानों को 5-6 कैटेगरी में बांटा गया है, और इनके सामानों में पहले देखना जो 2011-12 आधार वर्ष, अब ये मत याद रखिएगा, ये बकवास है बस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो नई सीरीज सीपीआई की होती है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में फूड और बिवरेज को देखो कितना वेटेज दिया है, 54.18 का वेटेज दिया है। शहरी क्षेत्र में भी वेटेज देखिए और कंबाइन में भी। डब्ल्यूपीआई में तो उसको वेटेज ही बहुत कम दिया गया था। फिर हर एक चीज का वेटेज है, हर एक चीज का वेटेज है। हाउसिंग को ग्रामीण क्षेत्र में कोई वेटेज नहीं दिया है, क्योंकि माना जाता है कि गांव में किसी भी व्यक्ति के पास मकान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है जनरली। तो 100 के वेटेज के आधार पर ग्रामीण, शहरी और संयुक्त ज्ञात किया जाता है। तो ये जो जनरल हमारा इन्फ्लेशन आया है इस समय, अगर हम बात करें जो प्रोविजनल सितंबर 2020 का डाटा है, अगस्त का फाइनल डाटा है 2020 का, तो हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई, शहरी क्षेत्र में महंगाई और पूरे देश में औसतन महंगाई इतनी है। ये फूड इन्फ्लेशन निकाला जाता है आजकल, थोड़ा सा फूड इन्फ्लेशन को अलग सरकार निकालने लगी है, क्योंकि खाद्यान्न कीमतों का प्रभाव सीधा नीतियों पर पड़ता है। तो देख सकते हैं कि कोरोना काल में खाद्यान्नों की कीमतों में महंगाई ज्यादा थी, औसत से ज्यादा थी, सामान्य महंगाई से भी ज्यादा थी। ये डाटा आपके सामने पेश किया जाता है, अगर आप पीआईबी को देखते होंगे तो उस पर
WPI इसकी गणना थोक बाजार में उत्पादकों और बड़े व्यापारियों के द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर की जाती है। इसकी गणना उपभोक्ता द्वारा बाजार में किए गए भुगतान के आधार पर की जाती है, मतलब वो कंज्यूमर कस्टमर पर निकाला जाता है और ये होलसेलर डीलर के पास निकाला जाता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय निकालता है और इसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO निकालता है, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बीच में है। WPI में केवल वस्तुएं हैं, जबकि CPI में वस्तु और सेवाएं दोनों हैं। देखना यहां पर मिसलेनियस लिया गया है, मिसलेनियस में वस्तु और सेवा, ये सेवाओं का है, सर्विस का है। तो जहां पर WPI में केवल वस्तुएं हैं, वहां पर वस्तु और सर्विस दोनों हैं। मुद्रास्फीति गणना करने का यह पहला चरण है और यह मुद्रास्फीति का सबसे आखिरी चरण है, मतलब सामान के उत्पादन में यह माना जाता है कि शुरुआती सिचुएशन है और यह सबसे अंतिम सिचुएशन है। 697 आइटम है इसमें, CPI में, यह गलत है, 697 आइटम है इसमें। बिजली विनिर्मित वस्तुएं मूल्य गिना जाता है, औद्योगिक वस्तु, मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे खनिज, मशीनरी, बुनियादी धातु, ऐसी कई प्रकार की वस्तुएं हैं इसमें। वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल हैं। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन, बिजली, अन्य सभी वस्तुओं पर ओवरऑल 1 महीने के आंकड़े प्रकाशित होते हैं, ये भी 1 महीने के आंकड़े होते हैं। WPI CPI में 2017 में कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ भारांश बदले गए हैं। कोटेशन मतलब पहले डाटा जहां से लिए जाते थे, अब डाटा और ज्यादा जगह से लिए जा रहे हैं। कुछ नई वस्तुओं को डाला गया है जो पहले यूज नहीं होती थी, जैसे पहले इंटरनेट का यूज नहीं होता था, लेकिन अब इंटरनेट का यूज होता है। और कुछ पुरानी वस्तुओं को बंद कर दिया गया है, जैसे कि पहले पोस्ट कार्ड की कीमत भी प्रभावित करती थी, अब पोस्ट कार्ड कोई प्रभाव नहीं डालता है लोगों के जीवन पर। अंक गणितीय संख्या के स्थान पर ज्यामितीय माध्य का उपयोग। तो पहले क्या होता था कि पहली वस्तु की, या हम कहेंगे प्राथमिक वस्तुएं, द्वितीयक वस्तुएं, सेवाओं में कितना चेंज आया है और उसको 3 से डिवाइड करके हम निकाल देते थे ओवरऑल महंगाई। अब महंगाई निकालने का फार्मूला इस तरीके का हो गया है, अब इस तरीके से निकाला जाता है। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर गहराई में ले जाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा लाल लालियो। अगर वहां पर समांतर माध्य की जगह गुणोत्तर माध्य का उपयोग किया जा रहा है मुद्रास्फीति के मापन में, तो उसका लाभ क्या है? देखो लाल लालियों, पहले क्या होता था कि 2 और 4, मान लो 2 क्षेत्र में मुद्रास्फीति ऐसी थी, और मान लेते हैं कि दूसरी जगह पर मुद्रास्फीति ऐसी मिली। मतलब मान के चलिएगा कि एक शहर है जहां पर एक जगह पर खाद्यान्नों की मुद्रास्फीति 2 मिली, पेट्रोल में ईंधन की मुद्रास्फीति 4 मिली। तो आप कहेंगे कि भाई इस जगह पर मुद्रास्फीति कितनी है? 6/2, मतलब 3% की मुद्रास्फीति है। दूसरी जगह पर खाद्यान्न की मुद्रास्फीति 3 मिली और पेट्रोल की मुद्रास्फीति 3 मिली। तो अर्थशास्त्री ने कहा कि यहां पर भी मुद्रास्फीति कितनी है भाई? 3% है। इस क्षेत्र में खाद्यान्न और पेट्रोलियम की महंगाई, क्या दोनों की महंगाई 3% सही कह रहे हम लोग? तो 2017 से पहले अर्थशास्त्रियों को लगता था कि सच में ऐसा होता है, लेकिन बाद में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नहीं, ये गलत है, इसको ऐसे निकालना चाहिए था, तो आपको सही डाटा पता चलेगा भाई। जिस जगह पर दोनों में बराबरी की मुद्रास्फीति है, वहां मुद्रास्फीति ज्यादा है, और इस जगह पर लगभग हम अगर बात करें तो 2 समथिंग कुछ आएगा, 2.89 कुछ समथिंग आएगा, लेकिन मुद्रास्फीति अलग अलग आएगी। तो हमें पता चलेगा कि यहां महंगाई कम है और यहां महंगाई ज्यादा है। रियल में पहले जब हम ये माध्य निकालते थे तो ऐसा लगता था कि दोनों जगह एक जैसी मुद्रास्फीति है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि दोनों जगह मुद्रास्फीति अलग अलग है। इसलिए अब अधिकतर अर्थशास्त्री समांतर माध्य की जगह पर गुणोत्तर माध्य का उपयोग करने लग गए हैं कई प्रकार के सूचकांकों में। तो ये विभिन्न प्रकार के सूचकांक है भारत में। WPI, अगर आपसे कोई पूछे कि WPI भारत में क्या है, तो 2020-21 में निगेटिव में बताया गया है। निगेटिव में मतलब कीमतें बढ़ने की जगह घट रही है। और जो CPI कंबाइन है, हमारे देश में कंबाइन CPI है,
वो 6.6% माना गया है 2020-21 के डाटा के अकॉर्डिंग। या आप इसे देख सकते हैं ग्राफ के रूप में भी, हमारे देश में -1.1 WPI और यह 6.6, ये इस साल के बजट और सर्वे के डाटा है। लाल लालियो बजट और सर्वे के डाटा हैं जिसके तहत चीजों को बताने की कोशिश की गई है। फिर है IIP। IIP क्या है? इंडस्ट्री का माहौल जानने के लिए त्रैमासिक प्रकाशन, उद्योगों पर नीतियां बनाने के लिए सरकारी एजेंसी और RBI के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है कि इंडस्ट्री का हालचाल कैसा है। यहां पर भी 2011-12 आधार वर्ष है, CPI में भी 2012 आधार वर्ष है, WPI का आधार वर्ष 2011-12 है, CPI का आधार वर्ष 2012 है और IIP इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक जो है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका आधार वर्ष 2011-12 है। वस्तुओं की संख्या इसमें 407 रखी गई है। बिजली, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, ऐसे 8 प्रमुख उद्योग हैं जिनका भारांश औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में सबसे ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जनरली IIP निकाला जाता है, IIP, लेकिन इस IIP में 407 वस्तुओं में 8 आइटम ऐसे हैं, 8 आइटम ऐसे हैं जिनको 40% महत्व दिया गया, 40%। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा भाई एक तरफ 407 और उस 407 की केवल 8 वस्तुएं ही इतनी महत्वपूर्ण हैं, तो इन 8 का अलग से निकालो। तो फिर IIP में हम 8 उद्योगों के लिए अलग से सूचकांक निकालते हैं और वो 8 उद्योग कौन से हैं? बिजली, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, फर्टिलाइजर, ऐसे 8 प्रमुख उद्योग है जिनका भारांश औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का 40% है और इसीलिए इसको अलग से निकाला जाता है NSO के द्वारा। और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है? रिफाइनरी उत्पाद को। 2012 में UPSC ने सवाल पूछा था, 2012 में, तब जब 2012 में सवाल पूछा था तब इसका वेटेज अलग था, आज इसका वेटेज अलग है। अब जो मैंने डाटा दिया है वो इस साल का है, इसका वेटेज समय समय पर सरकार बदलती रहती है, अर्थशास्त्री बदलते रहते हैं, जैसे जैसे चीजों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है उसके अनुसार इसके प्रभाव में परिवर्तन किया जाता है। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा वेटेज है रिफाइनरी उत्पाद का और सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर का। जब हमारे समय पूछा गया था तो सबसे ज्यादा जो वेटेज था वो स्टील का था और फिर अब रिफाइनरी उत्पाद का ज्यादा हो गया है। तो ये वेटेज बदलते रहता है। इन 8 चीजों का अलग से इंडेक्स निकाला जाता है ताकि मार्केट में क्या सिचुएशन उसे जाना जा सके। इसके अलावा GDP डिफ्लेक्टर या नेशनल इनकम डिफ्लेक्टर भी निकाला जाता है। नेशनल इनकम डिफ्लेक्टर कुछ और भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था नॉमिनल GDP और रियल GDP। नॉमिनल GDP क्या होता है सर? आज की कीमतों पर हमारे देश का वस्तु और सेवाओं का मूल्य कितना आया। तो मान लेते हैं कि वो 2000 रुपए आया, मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि वो 2000 रुपए आया आज की कीमतों पर। और जब हम GDP को किसी पर्टिकुलर ईयर के कंपैरिजन में मापते हैं, जैसे 2011-12 के कंपैरिजन में कीमतों के आधार पर आज के उत्पाद को मापा जाए, तो मान लेते हैं कि आज के उत्पाद की कीमत हमारे पास आ गई 1800। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि महंगाई हमारे देश में इतनी है, क्योंकि उत्पादन तो उतना ही है, बस ये कीमतों के कारण परिवर्तन है। नॉमिनल का मतलब वर्तमान कीमतों है और रियल का मतलब उस आधार वर्ष की कीमतों पर है। फिर सर्विस प्राइस इंडेक्स प्रायोगिक स्तर पर शुरू है। इसमें डाक और रेल सेवाओं के आधार पर महंगाई को दिखाया जाता है, पर अभी निकाला नहीं जा रहा है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स भी प्रायोगिक तौर पर निकाला जाता है, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। कुछ शहरों में कीमतें मकानों की कितनी तेजी से बढ़ रही है, रेंट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके आधार पर। अब आते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव, महंगाई का प्रभाव। महंगाई का बहुत बड़े प्रभाव पड़ते हैं कई लोगों पर। देखो भाई,
उद्योगपति के लिए महंगाई होनी चाहिए, क्योंकि उद्योगपति तो इसी को सोचकर काम कर रहा है। किसान जानते हैं कि अगर महंगाई होगी तो उसके वस्तुओं की कीमत सही मिलेगी। तो उद्योगपति हुआ, किसान हो गया, जो ऋण लेने वाले लोग होते ना, लेने वाले, वो भी फायदे में रहते। कोई व्यक्ति ऋण क्यों लेना चाहेगा? क्योंकि वो जानता है कि ऋण लेकर भी अगर वो चीज मैं खरीद लूं तो कल वो महंगी हो जाएगी। इसलिए जब भी महंगाई आएगी ऋण लेने वाले को फायदा होगा। मुद्रास्फीति का फायदा ऋण लेने वाले को होता है। मुद्रास्फीति का बेनिफिट ऋण लेने वाले को होता है, जबकि मुद्रास्फीति का नुकसान ऋण देने वाले को होता है, क्योंकि उसने पैसा जब वापस पाया तो उस पैसे की औकात या उस पैसे की कीमत अब उतनी नहीं रही जितनी कि ऋण देते समय थी। मान लो एक जमीन का टुकड़ा है, आज आपने 5 लाख ऋण लेकर वो खरीद लिया, 5 साल में उस जमीन की कीमत हो गई मान लेते 12 लाख। अब आपने 12 लाख में उसे बेच दिया, 5 लाख का हो सकता है ब्याज सहित 8 लाख हो गया होगा, लेकिन 4 लाख का मुनाफा हो गया ना। अब वो 8 लाख में वो आदमी उस जमीन को खरीदने की औकात नहीं रखता है, लेकिन 5 साल पहले वो जमीन 5 लाख में उस 5 लाख के द्वारा खरीदने की पावर के अंतर्गत थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी महंगाई आएगी लाल लालियो, तो ऋणी को हमेशा लाभ होगा, ऋण लेने वाले को लाभ होगा, जबकि ऋण देने वाले को नुकसान होता है। निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं तो हानि होती है, क्योंकि सरकार एक निश्चित रिटर्न देती है, लेकिन जो महंगाई में निजी कंपनियों में निवेश करता है उसे ज्यादा लाभ होता है। उत्पाद के मूल्य बढ़ने पर उद्योगपतियों को लाभ होता है, किसानों को भी लाभ होता है क्योंकि उत्पादक समूह में आता है। कर संग्रह और रोजगार में वृद्धि होती है। महंगाई के कारण रोजगार बढ़ते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का उत्पादन करना चाहते हैं जिनकी कीमतें तेजी से बढ़ रही है। ऋणदाता को नुकसान होता है महंगाई में। सबसे ज्यादा नुकसान मध्यम वर्ग को होता है, क्योंकि मध्यम वर्ग अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखने के चक्कर में अपनी बचतों को खर्च कर देता है और फिर भविष्य उसका खतरे में आ जाता है। तो सबसे बुरा प्रभाव मिडिल क्लास पर पड़ता है। निर्यात और आयात, अगर महंगाई ज्यादा होती है तो सरकार फिर अपने निर्यात को कम करती है, आयात ज्यादा करती है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विदेशों से जितना सामान ज्यादा आएगी कल कभी ना कभी तो पैसा चुकाना पड़ेगा, तो हमारे देश की करेंसी चली जाएगी। सरकार के खर्चे कम हो जाते हैं, सरकार के ऋण बढ़ जाते, सरकार पर कर्जे बढ़ जाते, क्योंकि चीजें जब महंगी होने लग जाती है तो सरकार ने कोई प्रोजेक्ट सोचा था कि यहां रेलवे लाइन बिछाएंगे तो उसमें 200 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन चीजें महंगी हो गई तो 200 करोड़ की जगह 300 करोड़ लग गए, तो सरकार का खर्च बढ़ जाएगा, सरकार का जो ऋण है वो बढ़ जाता है, खर्च और ऋण दोनों बढ़ जाते हैं। बाजार में अनिश्चितता का माहौल रहता है, कह नहीं सकते कि क्या होगा। नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है एथिक्स पर, नैतिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कालाबाजारी बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, रिश्वतखोरी बढ़ती है, या फिर हम कह सकते हैं कि लोग मिलावट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि दिवाली के समय जब चीजों की कीमतें बढ़ती है, मांग बढ़ती है, तो लोग उस समय फिर मिलावट करने लग जाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। फिर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई क्या कर सकती है? आरबीआई नए नोटों को न छापे, नोटों के जो फ्लो है उसको नियंत्रित करे और कठोर मौद्रिक नीति लाए। जबकि सरकार क्या कर सकती है? सरकार टैक्स बढ़ा सकती है ताकि जिन लोगों के पास पैसा है वो अपने पास आ जाए। सरकार लोगों से पैसा लोन ले सकती है, मतलब बैंकों से इतना पैसा खींच ले कि जनता के पास पैसा ही ना रहे। नए टैक्स लगा सकती है, बजट सही तरीके से बना सकती है जिसमें खर्चा सरकार कम करेगी और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, वस्तुओं का आयात करके कीमतों को कम किया जा सकता है, और लोग संग्रहण करने, जो भी लोग संग्रहण कर रहे होंगे, कालाबाजारी कर रहे होंगे, उन्हें भी रोका जा सकता है। तो यह था लाल लालियो पहला टॉपिक जिसका नाम था मुद्रास्फीति। जीवन जो शेष है वो ही विशेष है, मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। बहुत बढ़िया, मतलब दुख तो प्रतिदिन ही है, तकलीफें तो प्रतिदिन ही है, अगर सोचते ही चलेंगे तो जी भी नहीं पाएंगे। इसलिए अब इस बात का तनाव मत लीजिए कि क्लास कब खत्म होगी, बल्कि इस बात का मजा लीजिए कि चलो कुछ तो बेहतर जानने को मिलेगा। आइए मुद्रा पर जानकारी करते हैं। मुद्रा क्या होती है?
तो सबसे पहले तो विनिमय क्या है? किसी वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु अथवा सेवा का आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। एक्सचेंज क्या है भाई? एक हाथ ले ले एक हाथ दे दे, यही प्यार का है दस्तूर। मतलब एक सामान आप दे दीजिए और एक सामान हम दे देंगे, उसे कहते हैं विनिमय, एक्सचेंज। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? पुराने जमाने में जब मुद्राएं नहीं हुआ करती थी तो एक आदमी कोई सामान देता था तो हम उसे कोई दूसरा सामान देते थे, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन, यह बार्टर सिस्टम कहलाता था। लेकिन बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है? यदि एक किसान दोहरे सहयोग की कठिनाई, दोहरे सहयोग की कठिनाई मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको टमाटर चाहिए और कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आलू चाहिए, दोनों की मुलाकात होनी चाहिए। यदि एक किसान को गेहूं के बदले चीनी खरीदनी है तो उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जिसे चीनी बेचकर गेहूं खरीदने की आवश्यकता हो सकता है कोई व्यक्ति चीनी बेचने वाले हो, 5 लोग चीनी बेचने वाले हो, लेकिन वो कह रहे कि भाई हमें चीनी के एवज में मछली चाहिए, आज चीनी के एवज में हमें हो सकता है कि किसी प्रकार की लकड़ी चाहिए, चीनी के एवज में कोई दूसरा सामान चाहिए, पर वो गेहूं नहीं लेना चाहता है। और इसलिए दोहरा सहयोग मतलब दोनों लोग जिनको एक दूसरे की जरूरत है ऐसा मिल पाना मुश्किल होता है बार्टर सिस्टम में। वस्तु के मूल्य के मापने में कठिनाई, जैसे परस्पर गेहूं और बादाम के माध्यम। अब मान लो गेहूं और बादाम एक्सचेंज करना है तो कौन सी कीमत किस आधार पर और कितने बादामों में कितना गेहूं, आइडिया नहीं लगाया जा सकता है। मतलब जो बार्टर सिस्टम था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसकी कई सारी कमियां थी, कई सारी प्रॉब्लम थी। और जैसे जैसे मनुष्य ने अपनी बुद्धिजीविता को बढ़ाया और मनुष्य को यह लगा कि नहीं, इस समस्या का समाधान किसी प्रकार से निकालना होगा, भावी बचत संभव नहीं है, दूध फल सब्जियां आदि खाद्य पदार्थ भविष्य में विनिमय के लिए बचाकर नहीं रखे जा सकते, अविभाज्य वस्तुओं के विनिमय में कठिनाई, जैसे एक गाय का विनिमय मूल्य 4 बोरी गेहूं है किंतु उस किसान को केवल 1 बोरी गेहूं चाहिए, तो फिर गाय के हम एक तरीके से पीसेस नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर संभव नहीं है उसको विभाज्य कर पाना। और उधार के लेखे में कठिनाई, यदि कोई व्यक्ति उधार रखकर वस्तु विनिमय के द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो उधार रखी गई वस्तु की भविष्य में कीमत कितनी होगी यह पता लगाना अत्यंत कठिन है। तो बार्टर सिस्टम अच्छा नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली अच्छी नहीं थी, और इसीलिए लेकर आ गए मुद्रा। मुद्रा क्या है? मुद्रा एक कोई भी चीज है जो कानूनी मान्यता है और समाज की सामान्य स्वीकृति। अगर देखा जाए तो वो जो गांधी जी वाला नोट है जिस पर गवर्नर के साइन है, वादा है, वो रियल में कागज ही तो है। अगर थोड़ा सा नोट वोट साइड में रखते हुए हम उसको सोचे तो एक कागज है जिस पर डिजाइन छपी हुई है, एक कागज है जिस पर रंग बिरंगी कुछ आकृति छपी हुई है, पर लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई इसकी कोई वैल्यू है। जैसे वो पीके की मूवी में जब गांधी जी वाला नोट देखता है तो हर जगह गांधी जी की चीजों को लेकर आ जाता है, पर उसे बाद में पता चलता है कि हर जगह गांधी जी चीजें नहीं चलती है, कुछ पर्टिकुलर जगह पर गांधी जी आएंगे वही चलेगी। तो मुद्रा कोई और नहीं है जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया और कानूनी उसे मान्यता मिल जाए तो वह मुद्रा होती है, जो वस्तुओं के विनिमय की जगह पर उपयोग की जाती है। तो मुद्रा के कार्य है कि वो विनिमय के लिए उपयोग की जाएगी, वो विनिमय का माध्यम है, वो मूल्य का मापक है। मूल्य का मापक मतलब आप मुद्राओं में बता सकते हो ना कि भाई उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी, कार की कीमत, मोबाइल की कीमत, पेन की कीमत, चावल की कीमत, गेहूं की कीमत, ये मेजर करके बता सकते हो ना कंपैरिजन करते हुए, तो बड़ा आसानी से कंपेयर करना आसान हो पाता है। भावी भुगतानों का आधार, भविष्य में भी बताया जा सकता है कि इतनी कीमत मैं चुका दूंगा। बचत की जा सकती है करेंसी की, सामानों की बचत कितनी कर सकते हो। क्रय शक्ति का हस्तांतरण मतलब आपकी जो परचेसिंग एबिलिटी है उसके माध्यम से आप दूसरी चीजों को कभी भी परचेस कर सकते हैं। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में जब कई खामियां नजर आई तो हमने फिर मिट्टी की मुद्रा चलाई, पर मिट्टी की मुद्रा में प्रॉब्लम है, गीली हो जाए तो फिर इतनी कमाई बर्बाद। तो उसके बाद फिर सिक्के आ गए। सिक्कों में एक प्रॉब्लम है कि बहुत बड़ी मात्रा में पैसों का लेन देन करना हो तो संभव नहीं। फिर मतलब आहत सिक्कों में एक प्रॉब्लम थी कि कई बार वो जो आहत सिक्के होते थे उनकी कीमतें मिट जाती थी। फिर धातु के सिक्के लाए जिसमें जल्दी जंग नहीं लगता था।
फिर जब लेन देन बड़े होने लगे तो हम कागज की करेंसी लेकर आ गए, लेकिन जब हमें लगा कि वह भी उतना सही नहीं है तो हम लेकर आ गए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को कहते हैं प्लास्टिक मनी। और अब हम आजकल लेकर आ रहे हैं वर्चुअल मनी, जो भले ही हाथ में न आए लेकिन डिजिटल रूप में दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। वर्चुअल मनी को हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। और उसी से हमें फिर पता चलता है कि हमारे देश में किस तरीके से, देश कहिए कहीं पर भी किस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली से क्रिप्टो करेंसी तक का यह सफर तय हुआ। जहां पर पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, फिर उसके बाद मिट्टी की मुद्रा, फिर आहत सिक्के, धातु के सिक्के, कागज, प्लास्टिक मनी, वर्चुअल मनी, और फिर हम क्रिप्टो करेंसी तक आ गए। किसी भी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा है, भारत जैसे देश में कितना पैसा है मार्केट में, इसका मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है। किसी भी समय अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा को मापने के लिए आरबीआई या केंद्रीय बैंकों को कुछ मापकों का प्रयोग करना पड़ता है। भारत ने इस संदर्भ में 1974 में 4 मापक बनाए थे। मुद्रा आपूर्ति को मापने के 4 मापक बनाए थे, M1, M2, M3, M4, और बाद में M0 को लाया गया था। और यह वर्गीकरण 1977 में आरबीआई के द्वारा अपनाया गया है। M1, M2, M3, M4 है क्या, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा गहराई में जाना मत। यह हमें बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल कितनी मुद्रा उपलब्ध है। कुछ पूरी कंप्लीट पिक्चर बताता है, कुछ विशेष डाटा को बताता है। जैसे अगर हम बात करना चाहे रिजर्व मनी, M0 को कहते हैं रिजर्व मनी, इसे हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। और जनरली अगर हम इसकी बात करें तो M0 का सिंपल सा मतलब है ऐसी मनी जो आधार धन या मौद्रिक आधार बनाती है कि हां इतना पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा। M0 का मतलब है प्रचलन में कितनी मुद्रा है, आरबीआई के पास कितना CRR जमा हुआ है, आरबीआई के पास अन्य डिपॉजिट कुछ और भी होंगे। यह मौद्रिक आधार है, यह बताता है कि देश में इतनी करेंसी है। नैरो मनी जिसे M1 और M2 के रूप में हम जानते हैं, प्रचलन में कितनी मुद्रा है। अब बैंकिंग प्रणाली में ध्यान से सुनना आप, ये तो आरबीआई वाली बातचीत चल रही थी, अब हम बातचीत करने जा रहे हैं प्रचलन की मुद्रा के साथ बैंकिंग प्रणाली में डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में कितना जमा है पैसा, और आरबीआई के पास अन्य डिपॉजिट। लेकिन इस M1 में अभी भी हमने जमा वो नहीं लिए जो टाइम डिपॉजिट है, एफडी नहीं ली है। और M2 क्या है, M1 के साथ साथ डाकघर की बचत बैंक, डाकघर में जो बचतें हमने की करके रखी है, छोटे छोटे किसान पत्र कहिए या डाकघरों में छोटे छोटे जो खाते खोले जाते हैं, बचत खाते जो खोले जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इनको नैरो मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेन मनी का हिस्सा भी गायब है। अधिकतर बड़ा पैसा एफडी के रूप में आता है और वो इसमें कैलकुलेट नहीं होता है। इसलिए M1 और M2 हमें जनरली उस करेंसी को बताने की कोशिश करता है जो मार्केट में मुख्य रूप से जनता के द्वारा उपयोग की जा रही है, जनता के द्वारा उपयोग की जा रही है, निवेशक के द्वारा उपयोग किए जाने वाली नहीं, जनता के द्वारा। फिर आते हैं ब्रॉड मनी पर। ब्रॉड मनी में अब हम M1 के साथ साथ बैंकिंग प्रणाली का टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया लाल लालियो, जिसमें हम एफडी की बात करेंगे, आरडी की बात करेंगे। अगर हम इनको भी कैलकुलेट कर दे तो हम पूरी अर्थव्यवस्था के मनी को बता सकते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में कुल कितनी करेंसी है, और इसलिए इसको ब्रॉड मनी कहते हैं। उससे भी ब्रॉड होता है M4, जिसमें M3 के साथ साथ डाकघर की भी पूरी बचतें आ जाती हैं, बचतें आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो M0, M1 और M2 भी नैरो मनी है, M2 भी नैरो मनी है। ब्रॉड मनी में M3 और M4 आते हैं। क्या है सर ये? कुछ नहीं है, फार्मूले हैं कि अगर हमें अपने देश में करेंसी मेजर करनी है, तुम्हें क्या याद रखना है,
हमारे देश में मनी सप्लाई को 4 तरीके से मेजर करते हैं, M1, M2, M3, M4। M1, M2 नैरो है, M3, M4 ब्रॉड है। M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट वाली मनी है, M3 का फार्मूला, M1 का फार्मूला, M2 का फार्मूला अगर 10-12 बार देख लोगे तो वो याद हो जाएगा। तो एक बार फार्मूले फिर दिखा दे रहा हूं मैं। M0 प्रचलन में मुद्रा, आरबीआई के पास बैंकर डिपॉजिट, आरबीआई के पास अन्य डिपॉजिट, नैरो मनी। M1 प्रचलन में मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली में डिमांड डिपॉजिट। M2 का मतलब M1 प्लस डाकघर बचत की योजना है। लेकिन ध्यान से सुनना लाल लालियो, M3 में M2 नहीं है, वो M1 ही है, M1 ही है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। तो थोड़े फार्मूले याद कर लेना। फिर कुछ शब्दावली आती है, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मतलब जब कोई वस्तु ही मुद्रा के रूप में स्वीकार की जाए। फिएट मनी, सरकार द्वारा जारी कागजी मुद्रा जो कानूनी रूप से घोषित की जाती है, उस कागजी मुद्रा को फिएट मनी कहते हैं। फिड्यूसरी मनी, सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, सरकार द्वारा कानूनी रूप से घोषित मुद्रा नहीं है, फिएट मनी नहीं है, लेकिन फिर भी स्वीकार की जाती है भरोसे के आधार पर। जैसे लोग चेक दे देते हैं, तो जब लोग चेक देते तो लोग भरोसे के आधार पर उसे ले लेते हैं, और जब लोग भरोसे के आधार पर उसे ले लेते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वह फिड्यूसरी मनी है। फिड्यूसरी मनी है, फिड्यूसरी मनी है, ऐसा कहा जाता है। तो फिड्यूसरी मनी एक्चुअल में वास्तविक मनी नहीं है, लेकिन वह फिड्यूसरी मनी लोगों के भरोसे पर आधारित है। और क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की डिजिटल मुद्रा होती है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियां एनक्रिप्ट होती है। एनक्रिप्ट आजकल आपने व्हाट्सएप पर लिखा हुआ आया होगा, जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपकी इस जानकारी को कोई भी नहीं देख सकता। तो इसका मतलब वो कूटबद्ध होती है, सरकार के नजर में नहीं होती, वो काले धन जैसा भी हो सकता है भविष्य में। हाँ, लेकिन अगर सरकार अपनी खुद की बनाए जिस पर पूरा नियंत्रण रखे तो वो सरकार की क्रिप्टो करेंसी बन जाएगी। वर्तमान में बिटकॉइन के बारे में किसी सरकार के पास कोई डाटा नहीं है कि किसी के पास कितना बिटकॉइन है। एथरियम, मोनेरो, कैश, ये ऐसे कई सारे बिटकॉइन आ चुके हैं। भारत के केंद्रीय बैंक के द्वारा अभी इसे मान्यता नहीं दी गई है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। अब आते हैं लाल लालियो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। पहले तो मैं इसे सामान्य शब्दों में बता दूं। एक्चुअली एक देश का विश्व के पूरे देशों के साथ जो भी लेन देन होता है उसी को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमेशा बैलेंस होता है क्योंकि हर देश का दूसरे देश के साथ जो भी लेन देन हुआ होगा, भले ही किसी ने आयात ज्यादा किया हो, किसी ने निर्यात ज्यादा किया हो, लेकिन लोन देकर ही सही, लेकिन चुकता हो गया होगा। तो लोन लेकर, उधार लेकर ही सही, लेकिन वो बैलेंस कर दिया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। तो एक देश का पूरे अन्य देशों के साथ जो भी लेन देन होता है, एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश का विश्व के शेष देशों के साथ हुए सभी मौद्रिक लेन देन का विवरण। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट इज द सिस्टमेटिक एंड समरी रिकॉर्ड ऑफ ए कंट्री इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को निकालने के 2 खाते बनाए गए। जरा ध्यान से सुनना, अभी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यह सबसे भयानक टॉपिक भी समझ में आ जाए। देखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 खाते होते हैं। एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। जिन लेन देन का एक साल में पूरा हिसाब किताब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जो सामान हमने बेचा, जो सामान हमने मंगवाया विदेशों से, पेट्रोल जो हमने मंगवाया, या फिर कोई चीज हमने जो बेची विदेशों को,
तो जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है ना, जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो तो एक साल का ही हिसाब किताब है। या फिर जितना भी कोई ब्याज मिल जाता होगा, कोई लाभ मिल जाता होगा, जो भी विदेशों में हमारा चीजें हैं, या जितना भी हमारे देश में विदेशों से पैसा आता होगा, डोनेशन आते होंगे, गिफ्ट आते होंगे, वो सब एक साल का हिसाब किताब है, जिसमें फिर से कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन मुझे बताओ, किसी देश से हमने लोन लिया, मुझे बताना, किसी देश से हमने लोन लिया, तो क्या वो एक साल का हिसाब किताब होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी वो आया है, फिर वो जाएगा। अब वो एक साल में भी जा सकता है, 2 साल में भी जा सकता है, 3 साल में भी जा सकता है। तो जितने भी प्रकार के लोन होते हैं, जितने भी एनआरआई के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, मतलब अकाउंट, एनआरआई के अकाउंट जितने होते हैं, या जितनी भी एफडीआई होती है, उन सबको पूंजी खाते में रखते हैं। पूंजी खाता बड़ा सिंपल है। मेरी बात अब ध्यान से सुनना, मैं जो बताना चाह रहा हूं, एक मुझे बात बताना, किसी देश का जो आयात निर्यात है, मान लो कि जितना आयात होता है उतना निर्यात है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मान लो बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है, जितना आयात है उतना निर्यात है, उसी में काम हो जाता है। तो इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलित भी है और बढ़िया भी है, बढ़िया भी है। लेकिन मान लो कि ये जो हमारा, इसे कहते हैं दृश्य खाता, जिसमें आयात और निर्यात का रिजल्ट आता है, आयात और निर्यात का रिजल्ट आता है। मान लीजिए कि किसी देश के विजिबल खाते में, दृश्य खाते में पॉजिटिव है, जैसे चाइना, चाइना का जो दृश्य खाता है जिसमें आयात और निर्यात में चाइना हमेशा फायदे में रहता है, चाइना हमेशा फायदे में रहता है। तो जब किसी का दृश्य खाता प्लस में हो ना, तो माना जाता है उस देश पर निर्भरता अन्य देशों की बहुत ज्यादा है, और उस देश की कमाई ज्यादा हो रही है, उस देश में करेंसी, या हम कहेंगे कि जो सोना जैसी करेंसी, उसका इनकम मतलब आना ज्यादा है, जाना कम है, जिसे हम कहते हैं ना एक बुलियन आ रहा है, उस देश में बुलियन आ रहा है, और वह देश मजबूत हो रहा है। तो यह सबसे बढ़िया सिचुएशन होती है जब आपको इस खाते में फायदा हो। लेकिन कुछ देश ऐसे, जो भारत जैसे जिनको इस जगह पर नुकसान है, कुछ जगह उन्हें इस जगह पर नुकसान है, लेकिन वह इस नुकसान की भरपाई एफडीआई से कर लेते हैं, एनआरआई के खातों से कर लेते हैं, एनआरआई के खातों से कर लेते हैं। मेरी बात अब जरा ध्यान से सुनना लाल लालियो, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आयात ज्यादा और निर्यात कम है, उनका यहां जो दृश्य खाता है, या जिसमें जो करंट अकाउंट चालू खाते में जो दृश्य वाला है, वहां माइनस में है, लेकिन फिर भी वह नुकसान में नहीं है, क्योंकि उनके देश में एफडीआई ज्यादा आ जाता है, एनआरआई का पैसा ज्यादा आ जाता है, तो किसी तरीके से मैनेज हो जाता है। इसे कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन है, लेकिन स्थिति नियंत्रित है, स्थिति नियंत्रित है। लेकिन यदि किसी देश में यह सिचुएशन आ जाए कि यहां तो निगेटिव था, लेकिन इस निगेटिव को कंट्रोल करने के लिए इसकी मदद लेनी पड़ जाए, तो इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट की स्थिति, जो 1991 में भारत ने देखी है, जब भारत ने अपना सोना गिरवी रखकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार मांगा था। 3 सिचुएशन होती है लाल लालियो, 3 सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन क्या है? चालू खाते के विजिबल दृश्य में पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ये चाइना जैसा देश है, ये टेंशन फ्री है, मतलब इसका जो जिनपिंग है ना, वो रात में आराम की नींद लेता होगा, क्योंकि कमाई बहुत ज्यादा है। हमारे जैसे लोग हैं
जो यहां निगेटिव में है। लेकिन अभी हमारी स्थिति नियंत्रित है, क्योंकि कहीं ना कहीं एफडीआई से, एनआरआई के द्वारा जो पैसे आते हैं उससे हमारा काम चल जाता है। डर, जिनकी नींद उड़ जाएगी, रातों की नींद, ये वो लोग हैं जिन्होंने लोन लेकर ये किया होगा। हमारे देश की स्थिति बता देता हूं मैं। हम यहां निगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है। लेकिन लाल लालियो, लेकिन इस निगेटिव पॉजिटिव का रिजल्ट अभी भी निगेटिव है। मतलब हमें चालू खाते में घाटा होता है हमेशा। हमारे देश में चालू खाते में घाटा होता है और कैपिटल खाते में पॉजिटिव होता है, और तब जाकर यह संतुलन आ पाता है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित कर पाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जरा ध्यान से सुनना। हमारे देश में पहले जब हम सोने की चिड़िया कहलाई जाते थे, जब हमारे देश का विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा था, तो उस समय हमें यहां पर बहुत ज्यादा मजबूती थी। आज ये मजबूती चीन के पास है, और इसीलिए हमें इस पर गौर करना चाहिए। यदि हमें मजबूत होना है तो, यदि हमें मजबूत होना है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसे कहते हैं ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और ट्रेड में हम लोग घाटे में रहते हैं। ट्रेड में मतलब ओवरऑल, ऐसा नहीं कि केवल चाइना के साथ, ओवरऑल पूरे ट्रेड का हिसाब किताब जोड़ा जाए, क्योंकि पेट्रोलियम हमें मंगवाना पड़ता है, बहुत सारी ईंधन वाली चीजें मंगवानी पड़ती हैं। तो हमारे करंट अकाउंट में डेफिशिएट है, जबकि हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस में चल रहा है, और इसी कारण से हम संतुलन में हैं। लेकिन अब हमें लोन नहीं लेना पड़ता, पाकिस्तान के जैसा हमें लोन लेकर जिंदा नहीं रहना पड़ता है। इस खाते में कच्चे माल, निर्मित वस्तुओं के संबंध में किए गए सभी भुगतान प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। 3 प्रकार के लेन देन शामिल है: वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात, कर्मचारियों और विदेशी निवेश से प्राप्त आय और खर्च, विदेशों से प्राप्त अनुदान राशि, उपहार, विदेशों में बसे कामगारों के द्वारा भेजे जाने वाले रिमिटेंस, जो हमारे देश से काम करने लोग जाते हैं विदेशों में, उनके द्वारा जो पैसा भेजा जाता है। फिर पूंजी खाते में आता है जो भी एफडीआई आ रहा होगा, विदेशों से जो भी आ रहा होगा निवेश, या हमारे देश से जो निवेश जा रहा होगा, वो सभी के सभी पूंजी खाते। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब होता है कितनी भी मर्जी में, कितनी भी मात्रा में रुपए को किसी भी करेंसी में चेंज करना। तो हमारे देश में जो आरबीआई है, उसने यहां तो अनुमति दे दी है। उसने कहा कि यहां पर कितनी भी मात्रा में आप आयात निर्यात कितनी भी मात्रा में कर सकते हो। लेकिन अभी भी यहां एफडीआई और यहां एनआरआई के खातों में कई सारे नियंत्रण हैं। इसलिए हमारे देश में जो रुपए की परिवर्तनीयता है वो पूर्ण रूप से चालू खाते में है, लेकिन पूंजी खाते में अभी भी पूर्ण नहीं है। तो हमारे देश में अगर ओवरऑल पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर रुपए की परिवर्तनीयता कही जाए तो वो आंशिक है। चालू खाते में पूर्ण रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है कि आप आयात निर्यात में कितना भी आयात निर्यात किसी भी करेंसी में कर सकते हैं। फिर है विदेशी मुद्रा भंडार, किसी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा, विदेशी परिसंपत्तियां, जितना भी हमारे देश में विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर सरकार के पास होंगे या नागरिकों के पास होंगे, उन सभी को कहते हैं। हमारे देश का जितना भी स्वर्ण भंडार है, और आईएमएफ के पास जितना रिजर्व ट्रेंच है, आईएमएफ को हमने बनाते समय कुछ दान दिया था, और आईएमएफ ने हमें कुछ लोन देने का वादा किया है जब जरूरत पड़ेगी। तो भाई वो हमारा है ना, आज भी जब भी जरूरत पड़ेगी ले सकते हैं, पर हम लेते नहीं है। उसे कहते हैं रिजर्व ट्रेंच, वो रिजर्व करके रखा है। और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो कि आरबीआई ने आईएमएफ ने देकर रखे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य क्या है? मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन। रुपए की कीमत अगर बहुत तेजी से मार्केट में बढ़े और घटे तो दोनों खतरनाक है, क्योंकि अगर रुपए की कीमत तेजी से बढ़ती है तो इसका असर यह होगा कि रुपए अगर महंगा हो गया तो हमारे लोगों ने जितना एक्सपोर्ट किया है वो एक्सपोर्ट मार्केट में महंगा हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में, और फिर दूसरे देशों के जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा डिमांड में आ जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट नहीं कोई खरीदेगा। देखो कैसे, मान लो कि चाइना ने एक बल्ला बनाया है और इंडियन लोगों ने भी एक बल्ला बनाया है। मान लेते हैं कि वो जो बल्ला था या जो बैट थी उसकी जो कीमत मान लीजिए कि भारतीय लोगों ने जो उसकी कीमत रखी थी
वह 720 रुपए का वो बल्ला था। तो अगर मैं बात करूं तो पहले मान लेते हैं कि $80, $1 80 का था, $1 80 का था। तो एक तरीके से 720 बटे में 80, वो $9 का बल्ला था, वो $9 का बल्ला था। अब मान लीजिए कि रुपए की कीमत मजबूत हुई, और रुपए की कीमत मजबूत होने के कारण अब रुपए 60 रुपए में ही $1 आने लग गया। अब 60 रुपए में ही $1 आने लग गया। तो अब वो बल्ला मार्केट में अगर आप देखेंगे तो $12 का हो गया है। तो बल्ले की कीमत तो हमने नहीं बढ़ाई, बल्ले की कीमत तो हमने नहीं बढ़ाई, लेकिन अमेरिकन वाले उस बच्चे को पहले $9 में भारतीय बल्ला मिलता था, $12 में मिल रहा है। और चाइना का बल्ला अभी भी मान लो कि $9 का ही मिल रहा है, तो चाइना का बल्ला खरीदेगा अब। इसलिए हमारे सामानों को कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए कीमतों का बढ़ना ठीक नहीं माना जाता है। संकट के समय जब उधार लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, तो संकट के समाधान के लिए विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखते हुए बाहरी प्रभाव को सीमित करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार जरूरी है। 12 अप्रैल 2021, मतलब आज से 8 दिन पहले हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? $580 बिलियन। $580 बिलियन मतलब 580 अरब, $580 अरब, $580 अरब। देश के बाह्य और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में आसानी होती है। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करने में मदद मिलती है। सरकार को अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को, बाहरी ऋण दायित्वों को पूरा करने में हेल्प मिलती है। फिर एफडीआई का मतलब होता है जो भी डायरेक्ट कोई निवेश करे। देखो एफडीआई और एफपीआई का मतलब क्या है? अगर मान लो कि कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में किसी कंपनी में पार्टिसिपेट करे, इन्वेस्टमेंट करे, या हमारे देश में जमीन खरीदकर कोई कंपनी बनाए, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जनरली एफडीआई का मतलब होता है कि किसी विदेशी निवेशक अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त करे और जिससे निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके, तो इस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई कहते हैं। 2 प्रकार का एफडीआई होता है। ग्रीनफील्ड मतलब नई कंपनी बनाना, और ब्राउनफील्ड का मतलब होता है पुरानी कंपनी को खरीदना। तो ब्राउनफील्ड में कोई नई संरचना का निर्माण नहीं होता, ग्रीनफील्ड निवेश में नई संरचना का निर्माण होता है। पोर्टफोलियो निवेश का मतलब होता है, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है कि वो कंपनी ने कहा भाई कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हाँ लेकिन हम मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो उसने क्या किया कि कोई इंस्टीट्यूट पकड़ा जो शेयर मार्केट में या किसी अन्य जगह पर अपना उसका पैसा लगाकर उसे मुनाफा दे सके, जैसे म्यूचुअल फंड होता है। तो उसे कहते भी कि ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि उसने इंस्टीट्यूट को पैसा देकर कहा कि भारत के बाजार में इस पैसे को लगाकर मुझे मुनाफा ला कर दो। अगर मार्केट में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने के लिए आरबीआई के रास्ते से आ रहा है, तो उसे कहते हैं कि वो ऑटोमेटिक रूट से आ रहा है। और अगर वह दिल्ली के रास्ते से आ रहा है, मतलब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से अनुमति लेकर आ रहा है, तो उसे गवर्नमेंट रूट कहते हैं। हमारे देश में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाला क्षेत्र है, लेकिन हमारे देश में एफडीआई की जो अनुमति है वो लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, चीट फंड, ट्रेंडिंग और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इन चीजों में, मैंने टुबेको में या सिगरेट में, एटॉमिक एनर्जी में अभी भी एफडीआई नहीं है। हाँ, लेकिन 2020 में हमारी देश की सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ा दिया है। और एफडीआई इसलिए बढ़ाया ताकि अब हम विदेशों से जो हथियार खरीदते हैं वो हथियार खरीदने ना पड़े, अपने ही देश में बन सके, इसके लिए एफडीआई को बढ़ा दिया गया है। एफआईआई, फॉरेन जो इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट होते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक, एक निवेश या निवेश निधि है जो उस देश के बाहर पंजीकृत है जिसमें वो निवेश कर रहा है। विदेशों के संस्थागत यूनिट, जो भी विदेशी लोग हैं जो निवेश करना चाहते पर डायरेक्टली नहीं,
हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से वो निवेश करना चाहते तो उन्हें FII कहा जाता है, जैसे हेज फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड, इस प्रकार की चीजें। तो FDI और FII को याद रखिएगा। इसी के साथ इकोनॉमिक्स को यहां पर हम समाप्त कर रहे हैं। रिवीजन करते चलिएगा।